हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7 एटम और न्यूक्लियाई के लेक्चर है। ठीक है ना। टॉपिक आप जानते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के लिए, तो इस टॉपिक की आप पूरी मन लगा करके तैयारी करना। प्रैक्टिस शीट अच्छे से अटेम्प्ट करनी है आपको, और कंसेप्चुअल और एडवांस टेस्ट इस बार आपको इस चैप्टर के और जो नेक्स्ट आपका रहेगा मॉडर्न फिजिक्स का सारे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर से वेटेज बहुत ज्यादा हमारे कंपटीशन में आता है, तो मैं ये नहीं चाह रहा कि आप ये छोड़ो वो करो, तो बेस्ट है, ज्यादा तो है नहीं क्वेश्चन। ठीक है ना, एटलीस्ट 45 क्वेश्चन दोनों कंसेप्चुअल और एडवांस टेस्ट के आप पूरे के पूरे प्रैक्टिस करो, ताकि आपके नंबर इस टॉपिक के अंदर कटे नहीं। ठीक, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। सेम प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एटम के कंसेप्ट को, देन फिर आ जाएंगे प्रॉब्लम, फिर न्यूक्लियाई के कंसेप्ट पर। ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल प्रॉब्लम बहुत सारे रहते हैं, आसान रहते हैं, फैक्ट बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं, आपको पता है, आप टिक कर लोगे, नहीं पता तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। तो उन प्रॉब्लम के लिए आपको ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं, हार्डली 20 to 25 सेकंड थ्योरेटिकल प्रॉब्लम में इनफ है। रेडियो एक्टिविटी में जहां पर रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन आते हैं वो भी आसान होते हैं। बाइंडिंग एनर्जी के थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, तो वहां आप मान लो कि आपको 45 सेकंड से 1 मिनट तक का टाइम जनरली लगेगा। ठीक है ना। तो वो प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे, मास डिफेक्ट के ऊपर बेस्ड होंगे, वहां कैलकुलेशन में आपको टाइम दूंगा। फिलहाल स्टार्टिंग हम करने जा रहे हैं सबसे पहले एटम से। तो इसके अंदर आता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड किया। 3 ऑब्जर्वेशन थे, 3 कंक्लूजन थे, उनके ऊपर हमारे 2 से 3 न्यूमेरिकल बनते हैं। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी। थोड़े बहुत अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है ना, और जितने अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं तो इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है, मैंने रखा हुआ है। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड पर सेकंड का जो फॉर्मूला है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 थीटा बाई 2, जहां थीटा उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो जाएगा। अच्छा, तीसरा जो ऑब्जर्वेशन था, 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल वापस लौटता है, तो इस पे बनता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का कंसेप्ट। कैसे निकालोगे, अल्फा पार्टिकल को जब प्रोजेक्ट किया तो इनिशियली उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, जब वो क्लोजेस्ट पहुंचेगा तो सारी की सारी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो काइनेटिक को पोटेंशियल में कन्वर्ट करके हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल सकते हैं। उस पे मैंने फेज 1 में बहुत सारे प्रॉब्लम रखे थे, तो देखते हैं इसके अंदर हम लोग किस तरीके के प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो 2 चीजें होंगी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो गया, और दूसरी चीज होगी हमारा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड पर यूनिट टाइम। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का फेलियर क्यों था, क्योंकि एक्सेलरेटिंग जो भी पार्टिकल होता है वो कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट करता है, तो वो जाके न्यूक्लियस के अंदर कोलाइड कर जाना चाहिए था इलेक्ट्रॉन। तो रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया था, इसलिए वो एटॉमिक मॉडल फेल हो गया था। तो ये तो बेसिक थ्योरी थी हमारी रदरफोर्ड की। अब इसके बाद आती है बोर के एटॉमिक मॉडल। तो 3 जनरली इसके पोस्टुलेट हैं। पहला पोस्टुलेट कि इलेक्ट्रॉन्स जो है सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, और जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो कूलम फोर्स है। ठीक है ना। दूसरा पोस्टुलेट, उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में ये घूमेंगे बिना एनर्जी रेडिएट करे हुए, जिनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा। तो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड होता है। तीसरा पोस्टुलेट जो होता है, अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाता है तो वो या तो फोटोन को एब्जॉर्ब करता है या फोटोन को रिजेक्ट करता है, जिसकी एनर्जी शेल के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होती है। पहले 2 पोस्टुलेट से हम लोग निकालते हैं रेडियस। तो जनरली प्रोपोर्शनलिटी का इसमें सवाल रहता है, याद रहना चाहिए और मेरे ख्याल से ईयर लॉन्ग स्टडी के दौरान आपने याद किया भी होगा। तो रेडियस का जनरल फॉर्मूला हो गया, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, जहां n हो गया नंबर ऑफ शेल, z हो गया उसका एटॉमिक नंबर। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू आप जानते हो 0.53। छोटा सा ग्राफ इसके ऊपर रह सकता है कि रेडियस n के साथ कैसे रिलेट करेंगे। तो रेडियस की पावर 1 है, n की पावर 2 है, तो ग्राफ जो रहेगा r वर्सेस n का वो पैराबोला रहेगा। ग्राफ का मुंह r एक्सिस की तरफ खुलेगा। स्पीड अगर आप चेक करोगे तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है दैट स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो z बाय n यानी शेल बढ़ने के साथ साथ स्पीड की वैल्यू कम होती चली जाती है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ये 2.2 या 3 के आसपास होती है, इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। v वर्सेस n ग्राफ देखेंगे तो ये v वर्सेस n ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहेगा, डिक्रीजिंग ग्राफ भी आप इसको बोल सकते हो। तो vn का ग्राफ भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। तो छोटी सी चीज है प्रोपोर्शनलिटी के ऊपर बेस्ड, पर हाँ सवाल मैंने जबरदस्त रखा है, मजे आएंगे। अच्छा, ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, बिना याद करे ऑब्वियसली एग्जाम में नहीं जा सकते। एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, फिर फ्रीक्वेंसी है, फिर टाइम पीरियड है। किसी भी एक को याद कर लो। जैसे टाइम पीरियड याद कर लिया n³ बाय z स्क्वायर, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। तो वो इनवर्स करके आप उसको आराम से रेसिप्रोकेट करके देख सकते हो। तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू n³ बाय z स्क्वायर, मतलब नंबर ऑफ शेल बढ़ने के साथ साथ टाइम पीरियड की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। इसमें एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल आप जानते ही हो,
L इक्वल्स टू NH बाई 2 पाई, तो L प्रोपोर्शनल टू N। तो अगर L वर्सेस N का ग्राफ पूछा जाए तो वो स्ट्रेट लाइन होगा ओरिजिन से पास करता हुआ। एंगुलर मोमेंटम एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। अच्छा, करंट अगर देखा जाए तो करंट को कैसे देखोगे, करंट हो गया I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, यानी करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। तो T का आप रेसिप्रोकेट कर दो Z स्क्वायर बाय N क्यूब के प्रोपोर्शनल हमारी करंट की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से टोटल एनर्जी जो NS शेल की होती है तो उसका जनरल फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख दूं, यहाँ मैंने लिखा हुआ नहीं है तो डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो एनर्जी का जनरल फॉर्मूला होता है माइनस RH Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर, ठीक है ना। इस RSC को बोलते हैं एनर्जी ऑफ 1 रिडबर्ग, इसका वैल्यू हो जाता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रिलेशन है टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो टोटल एनर्जी अगर आप देखोगे तो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का ये हाफ होती है। तो ये स्टैंडर्ड रिलेशन है, यहाँ पे भी काम करता है, ग्रेविटेशन में भी काम करता है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो अगर हम इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाले तो हम मैग्नेटिज्म की एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, M/L का रेशियो जो रहता है किसी भी रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल के लिए कांस्टेंट होता है Q/2m। तो वहां से निकलता है M प्रोपोर्शनल टू L और L आप जानते हो प्रोपोर्शनल टू N होता है। तो डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। और फर्स्ट बोर ऑर्बिट के डायपोल मोमेंट को हम बोर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं। ये चीज मैं मैग्नेटिज्म में भी बताऊंगा, यहाँ पे भी यूज में आ जाती है, तो दोनों में से कहीं पर भी क्वेश्चन बन सकता है। मैग्नेटिक फील्ड आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला घूमते हुए चार्ज पार्टिकल के लिए बायोट-सवर्ट लॉ से निकलता है, μ0/4 QV/r, ठीक है ना। तो वहां पर आप पुट कर दो V/r, हाँ R स्क्वायर होता है, तो आप B और R का रिलेशन पुट कर दोगे। खैर आपको डायरेक्ट याद रखना है, तो B प्रोपोर्शनल टू Z क्यूब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N की पावर 5। इस पे एक बार एम्स में क्वेश्चन आया था, वो N को रिलेट करता हुआ था, ज्यादा कठिन नहीं। अगर आपको रिलेशन याद है तो आप मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, फिर स्पेक्ट्रल लाइन की बात आती है तो 1/λ का फॉर्मूला होता है R, और साथ में अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली Z1 हो जाएगा, तो वैसे जनरलाइज हो जाएगा RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.09 या 1 ले लो, उसको 0.09 को खा जाओ तो 1 × 10⁻7 पर मीटर, ठीक है ना। और अगर 1/R की वैल्यू की जरूरत पड़े तो दैट वैल्यू इज 91 नैनोमीटर के आसपास, ठीक। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिनका यूज हम करते हैं। ओके, इसके बाद आ जाती है हमारी वो स्पेक्ट्रल लाइंस में सीरीज, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट फुंड सीरीज। लाइमन की वेवलेंथ जो होती है वो अच्छा, लाइमन में एनर्जी मैक्सिमम होती है, वेवलेंथ मिनिमम होती है, तो वो लाई करती है अल्ट्रावायलेट में। बामर लाई करती है विजिबल रीजन में, पाशन लाई करती है इंफ्रारेड में, और फिर उसके बाद फार इंफ्रारेड आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सीरीज के बारे में ये पूछा जाता है कौन कौन सी सीरीज कहाँ कहाँ लाई करती हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत आसान सा ही है, हम लोग इसको न्यूमेरिकल में ही देख लेंगे। अच्छा, अगर एटॉमिक एक्साइटेशन nth शेल तक हुआ है तो nth शेल का मतलब इलेक्ट्रॉन सेकंड में भी गए हैं, थर्ड में भी गए हैं, फोर्थ में भी गए हैं, n तक में गए हैं, तो नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब होंगी वो होंगी n-1, और जो रिजेक्ट होंगी यानी एमिशन स्पेक्ट्रम में आएंगी वो होंगी n(n-1/2)। इस पे भी फेज 1 में मैंने डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर डिटेल देखनी है तो आप वहां देख सकते हो। सिमिलरली अगर एक एटम फोटोन को एमिट करता है तो इस प्रोसेस में मोमेंटम कंजर्व होता है, मतलब एटम का इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया तो फाइनल मोमेंटम जो होगा फोटोन का मोमेंटम और रिकॉइल करने वाले एटम का मोमेंटम बराबर होता है। तो यहां से हम क्या करते हैं, रिकॉइलिंग फोटोन की हम लोग काइनेटिक एनर्जी या फिर उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इधर देखो, तो रिकॉइल मोमेंटम ऑफ एटम इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ फोटोन, और फोटोन के मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया h/λ, ठीक है ना। और 1/λ को हम आगे लिख सकते हैं अपना वही जो मैंने अभी आपको रिजल्ट दिया था पिछले पेज पे, RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो उसको इक्वेट करते हुए आप कैलकुलेट कर सकते हो रिजल्ट को। एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एटम के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, फॉर्मूला p²/2m हो गया, और जो p अपना क्या बोलते हैं फोटोन का होगा वही P एटम का होगा, अब फोटोन का P हम h/λ पुट कर देंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास जनरलाइज हो जाएगा। बट बेस्ट है न्यूमेरिकल में देखें। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। ये दो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, इन दोनों थ्योरेटिकल प्रॉब्लम के लिए अब आपको स्टार्ट करना है, प्रॉब्लम में साथ साथ पढ़ते जाऊंगा, ठीक है ना। और इन दोनों के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड मिलेंगे, तो स्पीड से आपको प्रॉब्लम करना है। मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर बोर मॉडल, ठीक है ना। बोर मॉडल में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो इट एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम, इट एक्सप्लेन द डिस्क्रीट नेचर ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम, it assume that only those orbit are stationary for which angular momentum is quantized, it explains the Rydberg formula,
ठीक है ना। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो टिक करनी है। अगर अब देखो इस क्वेश्चन में टाइम नहीं चाहिए, आता है तो टिक करो, नहीं आता है तो फिर छोड़ो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द बोर पोस्टुलेट those orbits are stable in which angular momentum of electron is quantized can be explained by। तो कौन सी मैकेनिक्स इसके अंदर यूज होती है हमें वो बताना है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपका टाइम अप हो गया है, मैं इसको रोकता हूं, मेरे पढ़ते पढ़ते ही 1 मिनट निकल गया। जनरली जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपको पढ़ने में 1 मिनट नहीं लगता, क्योंकि आपको मेरी तरह बोलना नहीं पड़ता, अपने मन में पढ़ा, आपने सुना, समझा और रिएक्ट किया, ठीक है ना। तो इन प्रॉब्लम में यही है, सुना, समझा, देन रिएक्ट किया। रिएक्ट तब कर पाओगे जब समझा हुआ होगा, समझा हुआ तब होगा जब आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी। पढ़ाई नहीं करी होगी तो वो पहली 2 स्टेप बेकार हो जाएंगी, सुनोगे समझ नहीं पाओगे, रिएक्शन आएगा नहीं, ठीक। अब मैं इसका स्टेटमेंट का मीनिंग क्लियर कर देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इट एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम। अब फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम तो जिसने पढ़ा है उसको पता है, जिसने नहीं पढ़ा उसके मन में डाउट होगा, यार ये सही है या गलत है, होल्ड पे डाल देते हैं, हमें नहीं पता चल रहा अभी, ठीक। इट एक्सप्लेन डिस्क्रीट नेचर ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये तो बिल्कुल बोर का पोस्टुलेट बताता ही है कि जो हाइड्रोजन के अंदर वेवलेंथ निकलती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती, वो डिस्क्रीट होती है। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग वेवलेंथ होती है, ठीक है ना। ये नहीं कि शुरू से लेकर आखिरी तक की हर एक वेवलेंथ हमें मिल रही है, तो डिस्क्रीट वेवलेंथ होती है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट करेक्ट है। It assume that only those orbit are stationary for which angular momentum is quantized। तो ये तो मैंने आपको बताया ही था, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। It explains Rydberg formula, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो भाई ले देते एक ही स्टेटमेंट बची, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटम को नहीं एक्सप्लेन करता, ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए पहली वाली जो स्टेटमेंट है दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमारा ऑप्शन ए आ गया। दूसरे पर आते हैं। Bohr postulate only those orbit are stationary in which angular momentum of electron is quantized can be explained by classical mechanics, relativistic mechanics, statistical mechanics और वेव मैकेनिक्स। अब यहां पता क्या हुआ, स्टूडेंट को डाउट हो गया कि यार ये कौन सा बीमारी आ गया, ठीक है ना, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, इस तरीके की चीज हमने सुनी नहीं, आपने सुनी है, ठीक है ना, बट आप उस चीज को इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। बहुत आराम से समझो और थोड़ा दिमाग लगा करके सोचो, आपको मिल जाएगा जवाब। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, ठीक है ना। तो लिखते हैं एक बार, तो यानी L की वैल्यू NH/2π। तो जब कोई चीज रिकलेक्ट नहीं हो रही हो, थोड़ा लिख करके देखो, थोड़ा उस पे 15-20 सेकंड लगा करके देखो, कुछ ना कुछ तो जवाब मिलेगा। एंगुलर मोमेंटम MVR NH/2π, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, ये 2πr उधर ले जा रहा हूं, इक्वल्स टू NH/mv। बहुत ध्यान से देखते जाना, 2πr सरकमफ्रेंस हो गई ऑर्बिट की, है ना, और n को तो पढ़ा रहने दो, h/mv, ये h/mv थोड़ा सा रिकलेक्ट करो, h/p ये तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गई। तो ये कह रहा है 2πr इक्वल्स टू n लैम्डा। समझ आया, n लैम्डा होती है मैक्सिमा की कंडीशन। मैक्सिमा बनता है इंटरफेरेंस के अंदर, इंटरफेरेंस होता है वेव नेचर के अंदर। तो खेल देखो कहां से चल के कहां निकला। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल है, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ से आया है और ये पूरा का पूरा वेव मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है वेव मैकेनिक्स, ठीक है ना। तो मैंने डिटेल से पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताया, रट्टा नहीं मारना, कंसेप्ट दिमाग में रखना है, ठीक है ना। पर अच्छा सवाल था, जिसको पता है वो कर पाएगा, जिसको नहीं पता वो बेचारा इन्हीं में झूमता रहेगा, सिक्का उछालेगा, हेड टेल भाई आया सही आया नहीं आया। ज्यादातर देखो इसमें और इसमें तो कोई डाउट नहीं होता, ये तो है ही नहीं, इन दोनों में डाउट होता है। हेड टेल कर लेते हैं कई लोग कि यार हमारा सही आया गलत आया। अब आप लोगों को सर वहां तो कॉइन ले जाने को नहीं मिलता, तो मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस नहीं बोल रहा। तो वेव मैकेनिक्स के ऊपर ये पूरा का पूरा कंसेप्ट बेस्ड होता है। नेक्स्ट फिर से थ्योरेटिकल है, तो आप ले लो, इसमें आई थिंक 45 सेकंड का टाइम इनफ रहेगा दोनों क्वेश्चंस के लिए, तो शुरू हो जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है फॉर एक्सप्लेनिंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर बोर यूज्ड। तो बोर ने कौन सा कंजर्वेशन लॉ यूज किया था फॉर एक्सप्लेनिंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर। दूसरे क्वेश्चन में आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम इज इक्विवेलेंट टू। तो किसके बराबर होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो दोनों ही क्वेश्चन बेसिक डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है, आपने करे हुए होंगे तो आपको आ जाएंगे, नहीं करे हुए होंगे तो फिर एग्जाम में जनरली इस तरीके के प्रॉब्लम गलत हो जाते हैं। तो
आंसर तो आने शुरू हो गए। अब चेक करते हैं कितने बच्चों का करेक्ट है, कितने बच्चों का ये इनकरेक्ट आ रहा है। तो आई थिंक मैं स्टार्ट कर दूं अब इसको। ठीक है, देखो, फॉर एक्सप्लेनिंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर बोर यूज्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दिमाग लगाते जाओ, लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो ही नहीं सकता, कारण कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो वेलोसिटी तो गोल 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 घूमेगी, तो मोमेंटम कहां से कांस्टेंट होगा, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये तो करेक्ट है और इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड बोर का सेकंड पोस्टुलेट था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्वांटम फ्रीक्वेंसी, ऐसा भी नहीं होता। एनर्जी कंजर्वेशन, ये होता तो है बट एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के ऊपर बोर मॉडल बेस्ड नहीं होता, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बोर ने थर्ड लॉ में यही बताया था, थर्ड पोस्टुलेट में, कि जो एनर्जी होती है वो एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, तो कंजर्वेशन प्रिंसिपल यहां पर नहीं लगता, ठीक है ना। तो आप ये समझो ये सिर्फ और सिर्फ बेस्ड है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर। नेक्स्ट, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को उसकी पर्टिकुलर ऑर्बिट से आयनाइज कराना है, यानी इनफाइनाइट शेल में ले जाना है। तो वहां तक ले जाने की जो एनर्जी होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे En2 माइनस En1 करके, पोटेंशियल के लिए चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो एनर्जी बाय चार्ज, चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल En2 माइनस En1, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो हीलियम एटम इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। तो क्या ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है? एनर्जी ऑफ लास्ट ऑर्बिट, एवरेज एनर्जी इन द ऑर्बिट, मैक्सिमम एनर्जी इन द ऑर्बिट। तो देखते हैं, तो हमें आयनाइज कराना है यानी इनफाइनाइट शेल तक ले जाना है, तो ये तो हो गया हमारा 0 माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट माइनस ई डाल दिया, डिवाइडेड बाय ई आ गया। तो ये हो गया कैपिटल ई बाय ई, साइन मैंने पुट कर दिया। तो अब फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी पुट करोगे He प्लस की 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, याद होना चाहिए। ये भी मैंने फेज 1 में समझाया था, हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल के साथ साथ हीलियम के एनर्जी लेवल भी थोड़े बहुत आपको ध्यान रखने हैं। तो ये हो गया एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट डिवाइडेड बाय ई। तो अब हम देखते हैं इज इक्विवेलेंट टू, तो किसके इक्विवेलेंट है? तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट के इक्विवेलेंट आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं, फिर से 2 थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है और इन दोनों को करने के लिए अगेन आपके पास 45 सेकंड का टाइम है, शुरू हो जाओ। पहला प्रॉब्लम कह रहा है व्हेन हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड टू हायर स्टेट। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इवन ये IIT में आया हुआ है बट बहुत पहले आया हुआ है, तो आपके लिए तो बिल्कुल वरदान है, आपको ये प्रॉब्लम जरूर कर लेना चाहिए, छोड़ के जाने का तो चांस ही नहीं है। तो हमें बताना है कि अगर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा हाइड्रोजन एटम, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लाइमन सीरीज, पाशन और ब्रैकेट और सॉरी बामर सीरीज और रदरफोर्ड के बारे में ये कुछ बातें कर रहा है, तो करो अटेम्प्ट आप। ज्यादातर इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना बेटा, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर डाउट ही रहता है और वो एग्जाम में गलत कर देते हैं। जनरली सेकंड आसान है, कंपैरेटिवली आसान है, रट्टे के ऊपर बेस्ड है, याद है आपको, रिजल्ट तो कर लोगे। तो मैं इसको रोक रहा हूं और हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बोला है व्हेन हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर स्टेट, तो लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, दिस काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू Z²/n², साइन यहां पॉजिटिव रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी माइनस Z²/n², ठीक है ना। वो मेरे को पता है फैक्टर 2 का आएगा, बट हम प्रोपोर्शनलिटी यूज कर रहे हैं तो उसका कोई महत्व नहीं बनता। अब सोचो, अगर आप n बढ़ाते चले जाओ तो k का वैल्यू कम होता चला जाएगा, जबकि आप यहाँ n बढ़ाते चले जाओ तो u का वैल्यू नेगेटिव वैल्यू कम होता चला जाएगा। मतलब एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो पहले -3 था, फिर -2 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर 0 हुआ, तो आप बताओ कौन बढ़ रहा है कौन कम हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी का तो पॉजिटिव वैल्यू कम होता चला जा रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है, तो n बढ़ाने के साथ k कम हो रहा है, बट n बढ़ाने के साथ u का नेगेटिव वैल्यू कम हो रहा है, दैट मींस u का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो k डिक्रीजेस एंड u इंक्रीजेस, इसमें से करेक्ट आंसर है। तो ये तो गया, बेकार है। बोथ काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, ये भी बेकार है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, दैट मींस थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो तरीका ध्यान रखना, प्रॉब्लम बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बट प्रॉब्लम इस पे बेस्ड है कि आप वहां कैसे रिएक्ट करते हो। गलत सोच के हड़बड़ा गए, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। और अगर सही कंसेप्ट लगा गए, बिल्कुल परफेक्ट चल गए, तो आप हमेशा प्रॉब्लम के अंदर करेक्ट आंसर टिक करके आओगे, नेगेटिव मार्किंग का कोई चांस नहीं है। अब इस पे आता है,
Which of the following statement is correct? Lyman is a continuous spectrum. भाई continuous होता ही नहीं बोर मॉडल के अंदर, हर चीज discrete spectrum होती है, certain wavelength discrete wavelength निकलती है, पहला ऑप्शन गलत. Paschen series is a line spectrum in infrared region. अब Paschen infrared में आता है, ये सोचना पड़ेगा. Lyman, Balmer, Paschen. Lyman हो गया अल्ट्रावायलेट, फिर आ गया विजिबल और फिर आ गया इंफ्रारेड. तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. लाइन स्पेक्ट्रम मतलब सर्टेन लाइंस, डिस्क्रीट लाइंस निकल रही है उसके अंदर, तो सारी बातें अभी तक ठीक है. बामर सीरीज इज अ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ अल्ट्रावायलेट, तो ये तो वैसे ही गलत है. रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, तो भाई रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कुछ बता ही नहीं पाया था, तो ये फेल हो गया था. स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो इसमें ऑप्शन हमारा करेक्ट है बी वाला. ठीक है, अब आते हैं अगले सेक्शन पर, और ये आ रहे हैं आपके सामने दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल, दोनों में मिलाकर के आपको टाइम मिल रहा है 1 मिनट का. शुरू हो जाओ. ठीक है ना, वैसे 1 मिनट का ज्यादा है, आप इसको जल्दी भी कर सकते हो. तो पहले प्रॉब्लम में बोल रहा है द फिगर शोज एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम ओरिजिन ऑफ 6 स्पेक्ट्रल लाइंस. तो ये 6 स्पेक्ट्रल लाइन 1 2 3 4 5 6 स्पेक्ट्रल लाइंस आप देख रहे हो. लाइन नंबर 5 इज ओरिजिनेटेड बाय ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल बी टू ए. तो 5 नंबर वाली लाइन जो है बी से ए के ट्रांजिशन के लिए. द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइन विल ऑल्सो बी प्रेजेंट इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. तो कौन सी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में प्रेजेंट होंगी आपको ये बताना है. ठीक है ना. दूसरे क्वेश्चन में स्कैटरिंग क्वांटिटी दे रखी है 56 90 डिग्री के एंगल पर, तो 60 डिग्री के एंगल पर कितना होगा हमें वो बताना है. तो दोनों ही हमारे सिंपल प्रॉब्लम है, और दूसरा वाला तो ज्यादा ही सिंपल है. आपको फॉर्मूला याद है, साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 कर लोगे. तो मैं इसको रोक रहा हूं क्योंकि कई बच्चों के आंसर आ चुके हैं. फर्स्ट तो आई थिंक बहुत आसान है, सेकंड बस थोड़ा सा कैलकुलेशन सही हो जाए, मैं रोक रहा हूं इसको. तो अब हमें बताना है कौन कौन से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में प्रेजेंट होंगे. तो जवाब है वही, आप ये देखो एटॉमिक एक्साइटेशन कहां तक हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सी तक हुआ है. ठीक है ना. अब कौन कौन प्रेजेंट होगा, तो वो प्रेजेंट होगा जो ग्राउंड स्टेट से सी तक गया होगा. मतलब सी से 1 वाला और 1 से सी वाला, इन दोनों के लिए वेवलेंथ फोटोन की सेम होगी. ठीक है ना. सिमिलरली सी से जो है हमारा, सिमिलरली बी से ये वाला, ठीक है ना, और यहां से बी वाला, ये दोनों सेम होंगे. तो एक ये वाला आ गया, एक ये वाला आ गया, एक और देखते हैं, और एक ये वाला. ठीक है ना. तो मतलब फर्स्ट शेल में आने वाले और फर्स्ट शेल से जाने वाले, या एमिशन में भी होंगे तो ये एब्जॉर्प्शन में भी होंगे. तो नंबर देखोगे तो 1 2 एंड 3 आर बोथ प्रेजेंट इन एमिशन एज वेल एज इन एब्जॉर्प्शन. तो हमारा ऑप्शन 1 2 3 के हिसाब से ए करेक्ट है. स्कैटरिंग देखते हैं. 56 हुई है 90 डिग्री के एंगल पर, तो 56 डिवाइडेड बाय, और हमें पता करनी है 60 डिग्री पर कितनी होगी, n. इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 1 बाय साइन की पावर 4 हम एक साथ लगा देंगे. 56 के साथ इधर इनवर्स में आ जाएगा 90 डिग्री का हाफ, मतलब 45 डिग्री. ऊपर आ जाएगा 60 डिग्री का हाफ, मतलब 30 डिग्री, होल टू द पावर 4. बस सिंप्लीफाई कर दो. साइन 30 डिग्री 1/2, ये 1/√2, फाइनली बचा 1/√2 की पावर 4, जो कि हो गया 1 आई थिंक 4. तो नंबर हमारे पास आ गया 56 इंटू 4, तो ये बन गया 224. तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया. तो सिंपल था बट आराम से किया जा सकता है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. फिर से आपके सामने दो प्रॉब्लम है. पहला प्रॉब्लम आईआईटी का है पर कंसेप्चुअल है, आपके लिए जरूर करना चाहिए. और दूसरा प्रॉब्लम आपका शुरू हो जाता है बोर थ्योरी के ऊपर. तो पहले में बोल रहा है हाइड्रोजन एटम एंड Li2+ आयन आर बोथ इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट. सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है दोनों के दोनों. ठीक है ना. LH और Li आर एंगुलर मोमेंटम एंड EH एंड ELI आर रिस्पेक्टिव एनर्जी. तो बता करना है कि इनका रिलेशन क्या होगा, कौन ज्यादा कौन कम. दूसरे में बताना है रेशियो ऑफ एरिया फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो एरिया का रेशियो निकालना है. दोनों ही प्रॉब्लम मिला करके आपके 1 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाने चाहिए. करो फटाफट से. फर्स्ट में नेगेटिव होने का चांस ज्यादा है. ठीक है ना. सेकंड जनरली ज्यादातर बच्चे कर लेते हैं. तो मेरे ख्याल से फर्स्ट तो कई बच्चों का आ गया, बट डाउट है कि यार पता नहीं सही है गलत है, तो मैं इसको रोक रहा हूं. आई थिंक
इन दोनों प्रॉब्लम में कई बच्चों की स्पीड स्लो बढ़ गई है, ठीक है ना, कि अरे अरे हड़बड़ा गए, ठीक है कैसे करेंगे क्या करेंगे। तो अब क्या करना है, इन दोनों प्रॉब्लम को एक बार वापस से क्लास खत्म होने के बाद जरूर रिवाइज कर लेना। इनको भी आप इंपॉर्टेंट लिख लो और आपको वापस से रिवाइज करना है अगर आपका प्रॉब्लम 1 मिनट में कंप्लीट नहीं होता। तो जो भी प्रॉब्लम 1 मिनट में कंप्लीट नहीं हो रहे, मतलब सेट ऑफ 2 प्रॉब्लम या जो भी मैं टाइम लिमिट दे रहा हूं, आपको क्लास के बाद उसको वापस से प्रैक्टिस करना है। और अगर कोई भी नहीं हो रहा तो इसका मतलब कहानी गड़बड़ चल रही है, आपको तैयारी और ज्यादा मजबूत तरीके से करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता कि सारे ही हो जाएं 1 मिनट के अंदर, और ऐसा भी नहीं होता सारे ही ना हो। तो इन बिटवीन आपको लाई करना चाहिए। 80% 70% तक प्रॉब्लम हमसे 1 मिनट के अंदर हो जा रहे हैं, कुछ हमसे नहीं हो रहे, उनको हम क्लास के बाद जरूर रिवाइज कर लेंगे। ये सही तरीका होता है। अब देखो, हाइड्रोजन एटम एंड Li2+ आर बोथ इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। LH और Li आर देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटा, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला NH/2π। N दोनों के लिए सेम है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होती है, पहले तो हो गया ग्राउंड स्टेट, उसके बाद जो आता है उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसके बाद जो आता है उसको बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो n = 3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट हुआ। तो हाइड्रोजन हो या हीलियम हो, दोनों के लिए n की वैल्यू 3 है, तो L दोनों का बराबर है। तो LH = Li, ठीक है। तो इसमें से ये गया और ये वाला गया। तो अब हमें दो ऑप्शन में से ही सिलेक्ट करना है। अच्छा, अब हमें एनर्जी के फैक्टर को देखना है, एनर्जी का भी मैग्नीट्यूड देखना है, ठीक है ना। एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखते हैं। तो एनर्जी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। साइन नहीं लगा रहा मैं क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, Z²/n², ठीक है ना। अब n तो दोनों के लिए सेम हो गया क्योंकि n की वैल्यू 3 पड़ गई यहां पर, तो हम n की जगह 3 ले लेते हैं। तो बेसिकली अलग हुआ दोनों का Z। अब हाइड्रोजन का Z कम हो गया और लिथियम का Z ज्यादा हो गया। हाइड्रोजन के लिए 1 हो गया, लिथियम के लिए 3 हो गया। तो एनर्जी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ लिथियम। तो अब आप ऑप्शन प्रेडिक्ट कर सकते हो EH लेस देन ELI। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट है, C इनकरेक्ट हो गया। तो इतना मुश्किल नहीं था, बेसिक कंसेप्ट के ऊपर था। जिसको आता है वो कर लेगा, जिसको नहीं आता वो बेचारा खड़बड़ाता रह जाएगा इस प्रॉब्लम में। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में आओ, हमें रेशियो ऑफ एरिया निकालना है। तो अब ये किस लॉजिक पर बेस्ड है भाई, एरिया सर्कुलर ऑर्बिट का हो गया, R² के प्रोपोर्शनल हो गया। तो कहानी रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट की चल रही है, रेडियस और प्रोपोर्शनलिटी से हम काम चला लेंगे। रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू n²/z। तो दिस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू n4/z², ठीक है ना। अब हाइड्रोजन एटम ही है तो Z तो दोनों में सेम हो गया। तो एरिया फर्स्ट का और एरिया सेकंड का n1/n2 की पावर 4 के प्रोपोर्शनल हो गया। अब n1 हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 2 बढ़ जाएगी, तो ये आ जाएगा 2। और ये n2 हो गया ग्राउंड स्टेट, तो 1 होल टू द पावर 4। तो ये आ गया हमारा 2 2 4 4 16। तो 16:1, दैट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर हमारा A करेक्ट हो गया। सिंपल है, ठीक है ना। तो सिंपल बेस्ड है फॉर्मूले के ऊपर, बस आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, रिएक्ट करना है और सवाल सही करके आना है। टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो एटम वाला चैप्टर कंपैरेटिवली कम टाइम कंज्यूमिंग है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर वाला चैप्टर। अब इस पे आते हैं। इसके लिए मैंने आपको फिर से 1 मिनट देना दोनों प्रॉब्लम में मिला करके। तो मैं इसका टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं, पढ़ो। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय दिस। तो भाई ये हमें पता है, ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। तो फर्स्ट से थर्ड के बीच में ले जाने के लिए एनर्जी कितनी जरूरत होगी हमें वो चाहिए। हाइड्रोजन की बात चल रही है। दूसरे में बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज इतना, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li2+ इज। तो Li2+ के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से एनर्जी कितनी चाहिए होगी निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को, हमें वो पता लगानी है। तो दोनों ही बहुत आसान है। तो आई थिंक फर्स्ट तो हो गया बच्चों का, सेकंड लगाओ, आ जाएगा। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है सेकंड वाला भी। तो मेरे ख्याल से सेकंड भी कई बच्चों का आ गया है, तो मैं इसको रोकता हूं। अब आप स्पीड चेक करो।
हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी 1 मिनट के अंदर दो दो लगा ले रहे हैं, ठीक है ना। यही स्पीड हमें एग्जाम में परफेक्ट बना देगी। तो जो बच्चे अभी स्पीड से नहीं कर पा रहे हैं, जो लेट ज्वाइन किए हैं, ठीक है ना, जिनको लग रहा है कि यार ये तो बहुत सही स्पीड चल रही है इनकी, हमारी नहीं चल रही, तो भाई प्रैक्टिस करो, सबकी स्पीड एक लाइन पे आ जाएगी। और ये यकीन मानो क्रैश कोर्स खत्म होते होते, ठीक है ना, आप फिजिक्स को उड़ाना शुरू कर दोगे, उड़ोगे नहीं, उड़ाना शुरू कर दोगे, क्योंकि आप इतनी जबरदस्त स्पीड पे काम कर रहे हो जिसपे लोग नहीं कर पाते, ठीक है, स्पेशली मेडिकल के बच्चे नहीं करते। तो अगर हम ऐसे ही करते रहे तो जितने बच्चे क्रैश कोर्स देख रहे हैं, ज्यादातर बच्चों का सिलेक्शन अच्छी रैंक के साथ होना तय है। हाँ, केमिस्ट्री बायो अपनी सही कर लेना, पता चले फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़ के चले गए, केमिस्ट्री बायो छोड़ के चले आए। केमिस्ट्री बायो स्ट्रांग होनी चाहिए, फिजिक्स मेरी गारंटी है स्ट्रांग हो जाएगी। तीनों सब्जेक्ट स्ट्रांग हो गए तो फिर आपको एग्जाम में सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा ये कह रहा है कि एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट। मैं इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाने वाला, रीजन कि मेरे को याद है कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, सेकंड की कितनी होती है, थर्ड की कितनी होती है, और मैंने आपको भी याद कराई थी। तो फर्स्ट की होती है 13.6, सेकंड की होती है हमारी -3.4, थर्ड की होती है -1.51, ठीक है ना। हमें फर्स्ट से थर्ड में भेजना है, तो ये एनर्जी डिफरेंस निकालना है। तो आप इसमें से इसको माइनस कर लेंगे और एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी 12.09। ये भी हमें याद ही होता है, ठीक है ना। तो इसलिए रिजल्ट आ गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो कुछ नहीं गया इस प्रॉब्लम में, फटाक से कंप्लीट हो गया। आई थिंक 15 सेकंड का नाम मात्र का ये प्रॉब्लम था। दूसरा देखो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, ठीक है ना, तो हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम से। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू 2 पड़ गई। एनर्जी का फॉर्मूला, अच्छा, निकालने की एनर्जी चाहिए तो अगेन ई इंफिनिटी माइनस उस शेल की एनर्जी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी लिखूं यहाँ, तो आई ई मैंने लिखा, ठीक है ना। और आई ई की वैल्यू हमारे लिए हो गई, आयनाइजेशन एनर्जी बोल लो इसको, ठीक है ना, या इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी बोल लो, बाकी बात एक ही है, ई इंफिनिटी माइनस ई टू। ई इंफिनिटी ऑब्वियसली 0 हो गया, ई टू का वैल्यू हो गया -13.6, जेड स्क्वायर, जेड लिथियम के लिए 3 हो गया, तो ये 9 आ गया, डिवाइडेड बाय, बात चल रही है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो एन की वैल्यू 4 हो गई, तो 9/4, ठीक है ना। आप इसको हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ गया पॉजिटिव। 9/4 का वैल्यू अगर हम चेक करेंगे तो पहले तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 9 6 54 और 9 3 27 और 5 7 5 12 2 और 9 3 12, 122.4 डिवाइडेड बाय 4, तो 30 और इधर आ गया हमारा 6, तो 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मींस ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। तो ये भी बहुत सिंपल प्रॉब्लम था, कुछ खास नहीं था, बस छोटी मोटी कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट है आपका, ये दो लगातार लाइन से प्रॉब्लम है। इन दोनों प्रॉब्लम के लिए बेटा आपको मिलते हैं, मैं इस टाइमर को कहाँ शिफ्ट करूं, सॉरी ज्यादा ही बड़ा हो गया ये, इसको पहले अपन छोटा कर लेते हैं। चल भाई, तो मैं आपको इन दोनों प्रॉब्लम के लिए देने जा रहा हूं, कितना दूं, 1 मिनट 15 सेकेंड, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। करो, 1 मिनट 15 सेकेंड का टाइम है आपके पास इन दोनों न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने के लिए। फर्स्ट प्रॉब्लम में बोल रहा है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एंड डबली आयनाइज्ड लिथियम ऑल हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस। कंसिडर n equals to 2 से n equals to 1 का ट्रांजिशन, वेवलेंथ r λ1 λ2 λ3 λ4, तो इनका रिलेशन बताना है। तो मतलब इसमें सब कुछ ही आ गया। मैं आपसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम या लिथियम अलग अलग पूछता, तो मैंने कहा यही प्रॉब्लम पूछ लो, तो सारी चीजें एक साथ बच्चों की कवर हो जाएंगी। तो ज्यादा देर का नहीं है, करो आप। दूसरे प्रॉब्लम में आपको दे रखा है रेडियस, स्पीड और एनर्जी। तो हमें पता करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटम नंबर n। तो इनमें से चारों में से कौन सा रिलेशन n के प्रोपोर्शनल होगा, हमें वो बताना है। तो दोनों में मिला के 1 मिनट 15 सेकंड से ऊपर नहीं लगना चाहिए। तो मैं इसको रोक रहा हूं। अब इसमें मेरा प्रेडिक्शन ये कि इसमें जनरली 50% से भी कम स्टूडेंट 1 मिनट 15 सेकंड के अंदर कर पाए होंगे, ठीक है ना। क्योंकि दोनों प्रॉब्लम नए थे, इसलिए जनरली आपने प्रैक्टिस में नहीं देखा होगा। तो आपने अगर ये फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किए होंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगा होगा, हड़बड़ाए होंगे।
या मेरे ख्याल से बहुत से बच्चे शायद अभी फर्स्ट अटेम्प्ट कर पाए होंगे, बट सेकंड अभी उनका बीच में होगा, अधूरा होगा। तो आपको अब क्या करना है, आपको इन दोनों प्रॉब्लम को वापस से घर पे करना है। 1 मिनट 15 सेकंड के अंदर दोनों प्रॉब्लम्स आपके खत्म होने चाहिए, ठीक है ना। ये आप प्रॉमिस करो और आप घर पे जरूर इसको फिर से रिपीट करोगे, ठीक है ना। क्योंकि ये मेरे को पता चल रहा है, अब चेहरे तो नहीं देख पा रहा मैं आपके, बट फिर भी एक्सपीरियंस से पता चल ही रहा है कि आपका दोनों प्रॉब्लम का सेट कंप्लीट नहीं हो पाया है गिवन टाइम के अंदर, जो कि हो जाना चाहिए था। अब देखो कैसे हम इसको रिजल्ट को निकालने वाले हैं। तो 1 बाय लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, ठीक है। अब 2 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो n1 n2 दोनों के लिए, दोनों नहीं चारों के लिए सेम है, r सबके लिए सेम है। तो हमें यहां से पता चल रहा है 1 बाय लैम्डा प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। तो यानी यहां से कहानी पता चल गई, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। तो लैम्डा 1 जो कि हो गया हाइड्रोजन के लिए, तो प्रोपोर्शनल टू 1 आ गया। लैम्डा 2 इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1, ड्यूटेरॉन हो गया जिसका एटॉमिक नंबर Z की वैल्यू 1 ही हो जाती है। लैम्डा 3 हीलियम 2, हीलियम प्लस है पर Z की वैल्यू हीलियम के लिए 2 होती है, तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4। एंड लैम्डा 4 कौन है, लिथियम, तो 1 बाय 9 हो गया, राइट। अब क्या करना है, हमें इनका आपस में रिलेशन बनाना है। तो सबके ये न्यूमेरिकल फैक्टर इनके साथ मल्टीप्लाई करो और राइट साइड पे 1 बचेगा, सबको आपस में इक्वेट कर दो। तो रिजल्ट मिल जाएगा बेटा हमें, लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 इक्वल टू 4 लैम्डा 3 9 लैम्डा 4। अब चेक करो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो लंबा नहीं था प्रॉब्लम, बट थोड़ा सा नया टाइप का प्रॉब्लम था। सेकंड प्रॉब्लम में आते हैं, रेडियस, स्पीड और एनर्जी। तो रेडियस प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, स्पीड प्रोपोर्शनल टू z बाय n, ठीक है ना, और एनर्जी प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। अब हमें इसमें से बताना है इन चारों में से कौन सी चीज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के प्रोपोर्शनल है। तो देखो भाई z सबके लिए सेम है, तो बेस्ट यही रहेगा हम z इग्नोर कर दें, तो प्रोपोर्शनलिटी में हम n रख लें। तो r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। अब ऐसा क्या करना इसमें, पहले इससे ही आप अरेंज कर लो। ऐसा क्या करें कि हमें n मिल जाए। तो देखो एक तो साफ साफ पता चल रहा है r और v का प्रोडक्ट कर लो तो यार n मिल जाएगा। तो r v का प्रोडक्ट प्रोपोर्शनल टू n, चेक कर लो ऐसा कुछ है या नहीं। तो r v का प्रोडक्ट मिल गया, ऑप्शन डी करेक्ट है। अब तसल्ली के लिए कि हाँ हमने सही किया, सारे ऑप्शन एक बार वेरीफाई कर लो। r बाई ई, तो r बाई ई आप करोगे तो ये n की पावर 4 आ जाएगा, गलत है। e बाई वी करोगे तो e बाई वी करने पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n आ जाएगा, गलत है। r e करने पर कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, तो ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचा, वी आर का प्रोडक्ट इज प्रोपोर्शनल टू n। मुश्किल था? नहीं था, बट सारी चीज कंट्रोल में होनी चाहिए थी, प्रैक्टिस परफेक्ट होनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो आपको वापस से इन दोनों को लगाना है और छोड़ के नहीं जाना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। फिर से आपके पास 2 प्रॉब्लम है, इन दोनों प्रॉब्लम के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट मिल रहा है, फटाफट से आप स्टार्ट कर दो। फर्स्ट वाला इसमें ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना, अच्छा मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जनरली इस तरीके का प्रॉब्लम बहुत देखा गया आपके एग्जाम के अंदर। तो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड इज लैम्डा नॉट व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड टू सेकंड ऑर्बिट। तो थर्ड से सेकंड ऑर्बिट में वेवलेंथ लैम्डा नॉट है। तो हमें पता करना है फोर्थ से सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में वेवलेंथ कितनी होगी। तो अगेन लैम्डा वाला रिलेशन लगाओ, फटाफट से आंसर आ जाएगा आपका। दूसरे प्रॉब्लम में absorption transition between two energy state of hydrogen atom are 3, the emission transition between these state। तो दूसरा वाला प्रॉब्लम बहुत कम बच्चे मेरे ख्याल से इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, बट फिर भी आप करो, डिमोरलाइज नहीं कर रहा, बट जनरली मेरा प्रेडिक्शन है। सच्चाई सबको पता होनी चाहिए कि यार हम कौन सा एग्जाम में कर सकते हैं, कौन सा हमें करने में दिक्कत आएगी। रोक रहा हूं मैं इसको। तो अगर आपने फर्स्ट प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर लिया वेल एंड गुड है, ठीक है ना, बट अगर आप सेकंड में थोड़ा सा अटके, तो जनरली बहुत से बच्चे इसमें अटकते हैं सेकंड प्रॉब्लम के अंदर, क्योंकि उनको रिएक्ट करने का मौका नहीं मिलता, हाउ टू रिएक्ट इन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो हम लोग देखेंगे कैसे इसको करा जाता है, बट पहले फर्स्ट वाला अटेम्प्ट करते हैं। तो 1 बाय लैम्डा फिर से लगाया, आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। अब देखो हाइड्रोजन एटम पहले भी था, बाद में भी है, तो z वाला पंगा तो गया, ठीक है ना। और हम रेशियो से ही करने वाले हैं। पहले ट्रांजिशन हो रहा है थर्ड से सेकंड में, तो 1 बाय लैम्डा नॉट इज प्रोपोर्शनल टू, ये आ जाएगा हमारे पास थर्ड से सेकंड, तो ये 4 हो गया, ये हो गया थर्ड यानी 9।
तो दिस 1/λ0 इज प्रोपोर्शनल टू, ये आ जाएगा 5/36, ठीक है ना। सिमिलरली λ0 ले लो यहां से, तो λ0 प्रोपोर्शनल टू 36/5, फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन पर आते हैं जिसमें हमें नए ट्रांजिशन में निकालना है। नया ट्रांजिशन हो रहा है फोर्थ से सेकंड, तो ये हो गया 1/4 माइनस 1/16, तो 1/λ इज प्रोपोर्शनल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 3/16, ठीक है ना। तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 16/3, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब दोनों को आप डिवाइड कर लो, तो लैम्डा बाय लैम्डा नॉट, दिस थिंग बिकम 16/3 और नीचे आ गया 36/5। 4 9 या 36, 4 4 या 16, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 20/27 लैम्डा नॉट, ठीक है। तो ये इसका परफेक्ट आंसर है, 20/27 लैम्डा नॉट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ये सेकंड ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, बट अगेन दिस थिंग डिपेंड्स ऑन हिट एंड ट्रायल मेथड, किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि ऐसा एक ही ऑप्शन है या अनेक ऑप्शन है। मेरे कहने का मतलब ये है, थर्ड से सेकंड में ट्रांजिशन पर वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, ठीक है ना, तो होगी बामर सीरीज, समझ गए ना। फोर्थ से सेकंड ट्रांजिशन में वेवलेंथ कितनी होगी, तो बात अभी भी बामर की चल रही है, बट गैप बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गई तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, तो आंसर लैम्डा नॉट से कम होगा। तो ये होगा नहीं, अगर एक ही होता तो हम उसको टिक मार देते, कैलकुलेट भी नहीं करते, और क्योंकि यहाँ दो हैं, ये भी लैम्डा नॉट से कम है, ये भी लैम्डा नॉट से कम है, तो हमें सॉल्व अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा। बट आप इस मेथड का यूज कर सकते हो, मैंने कहा ना किस्मत, तो अगर किस्मत फिट बैठ गई, सिर्फ ऑप्शन में लेस देन 1 में 20/27 होता, तो हम ऐसे प्रॉब्लम को बिना छुए कर सकते थे, ठीक है ना। तो आप इसको नोट में जरूर लिख लेना कि ऐसे प्रॉब्लम को प्रेडिक्ट करने के लिए चेक कर लो कि वेवलेंथ ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, और वहां हिट एंड ट्रायल लगा लो, तो आपका स्पीड और इंक्रीज कर जाएगा। सेकंड प्रॉब्लम ये कह रहा है, द एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन बिटवीन टू एनर्जी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम आर 3। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में 3 डिफरेंट वेवलेंथ हमें एब्जॉर्ब होती हुई मिल रही है, ये इसका मतलब है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ n-1 होती हैं, दिस इज इक्वल टू 3, तो n का वैल्यू 4 आ गया, यानी एटॉमिक एक्साइटेशन फोर्थ शेल तक हुआ है। तो कहता है अब बताओ एमिशन स्पेक्ट्रम में कितनी वेवलेंथ मिलेंगी। तो एमिशन के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, nn-1 डिवाइडेड बाई 2, आप n की जगह 4 पुट करेंगे, तो 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये आ गया हमारे पास 6, तो ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बट थोड़ा लैंग्वेज में मोल्ड किया गया था ये प्रॉब्लम, एब्जॉर्प्शन दे करके एमिशन पूछा गया था, इसलिए जनरली। अब आप बताओ क्या ये आपको नहीं पता था, बट क्योंकि लैंग्वेज ने आपको मोल्ड कर दिया, तो इसलिए आप इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो क्या इसमें कोई डिप्रेस होने की बात है? नहीं, हमें कांसेप्ट ही नहीं आता था। डिप्रेस तब होना जब हमें आता ही नहीं, हमें आता है बट हम रिएक्ट नहीं कर पाए क्योंकि हमने वैसी चीज देखी नहीं थी। ये एक सेकंड सिनेरियो हो गया, ठीक है ना। अब देख ली, अब एग्जाम में आएगा तो आप जरूर अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है ना। तो यही मेरा काम है, ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ के देना जो आपने पढ़ी तो हुई है, बट एग्जाम में जाने पर वो चीज आपको रिकॉल नहीं होती। आप यही तो कहते हो ना कि हमसे एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होते, इसलिए नहीं होते। आप समझ आ गया? तो ऐसे प्रॉब्लम, लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम, जब आप वहां देख करके जाओगे तो 100% आपसे अटेम्प्ट होंगे। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। नेक्स्ट ये कह रहा है, इसमें फिर से हमारे पास 2 प्रॉब्लम आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज ब्रिलियंट प्रॉब्लम, ठीक है ना, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट लिख लेना। और सेकंड वाला इज ऑल्सो ब्रिलियंट। तो मैं दोनों में आपको टाइम दे रहा हूं 1 मिनट 15 सेकंड, बस, इससे ऊपर नहीं। स्टार्ट, ठीक है ना। फर्स्ट वाला अच्छा प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा आपको समझने में। सेकंड वाला भी अच्छा प्रॉब्लम है, ये भी गंदा नहीं है, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, सब सिलेक्टिव प्रॉब्लम है, करो आप इसको। तो फर्स्ट बोल रहा है, इन एन एटम द 2 इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r and 4r, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। टाइम का रेशियो निकालना है, रेडियस दे रखे हैं r और 4r। ओके, दूसरे प्रॉब्लम में इलेक्ट्रॉन की जंपिंग 4 से 1 हो रही है, रिक्वायर्ड मोमेंटम निकालना है हाइड्रोजन एटम का। सुन के तो लग रहा है कि हम कर लेंगे, कर भी लोगे, ऐसा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस यूनिट का बेटा ध्यान रखना है। तो इस प्रॉब्लम का मेन यूएसपी इसका यूनिट है, EV/c। ये मैं नहीं बताऊंगा सी क्या है, ना एग्जामिनर बताएगा, आपको खुद सोचना है, ठीक है ना। आप कई लोग यहाँ तुक्का मारेंगे, कूलम होगा कूलम होगा या क्या होगा, वो तो अब सवाल करने पर ही पता चलेगा। तो अभी मैं नहीं बोल रहा क्या होगा, आप अटेम्प्ट करो, अपना टाइम लो।
तो आई थिंक टाइम आपका अप होता जा रहा है और आप बहुत से बच्चे फर्स्ट में ही उलझे हुए होंगे, तो मैं इसको रोक रहा हूं। अब जानते हो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम भी ऐसा प्रॉब्लम है, नहीं आप नहीं कह सकते आपने पढ़ा नहीं, आपने सब पढ़ा है, ठीक है ना, पर मजे की बात ये है कि एग्जाम में क्लिक कर जाए, ठीक है ना। तो ये भी वैसा ही प्रॉब्लम है जैसा अभी पीछे मैंने दिया था एब्जॉर्प्शन एमिशन वाला। इसमें भी बस एक छोटा सा कैच है, ये चीज सेम यूज हो सकती है ग्रेविटेशन के अंदर। तो ग्रेविटेशन के अंदर कहां पे, वो अपना क्या नाम है उसका, कैपलर्स लॉ, कैपलर लॉ के जैसा ही ये आप यूज कर सकते हो। पर मैं कैपलर लॉ से नहीं कराऊंगा आपको, सर चीटिंग कर दी आपने, तो मैं इसको दूसरे तरीके से बताऊंगा, बट आएगा कैपलर लॉ, ये मजे की कहानी है। तो हमें टाइम का रेशियो निकालना है, गिवन हमें रेडियाई का रेशियो, अब हिंट तो मैंने दे दी, टाइम का रेशियो निकालना है, रेडियाई का रेशियो दे रखा है। तो आप में से बहुत से बच्चे कूद रहे हो, अरे कैपलर लॉ यार बोल दिया, ये तो नया जुगाड़ बता दिया इन्होंने, नया ही है, ठीक है ना। तो कैपलर लॉ यूज कर भी तो सकते हैं, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब यूज करके आप रेशियो निकाल सकते। पर सवाल ये, क्या ये यहां जस्टिफाई हो सकता है कि कैपलर लॉ यूज कर लें, देखते हैं। तो आर प्रोपोर्शनल, मजा आ रहा होगा मेरे ख्याल से, अब तो नई नई चीजें आपके सामने आ रही होंगी, आप थोड़ा सा अंदर से अब कॉन्फिडेंस में आओगे कि हाँ यार हमने ऐसा कर लिया तो एग्जाम में हम कर सकते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम में ऐसे ही वेल प्रिपेयर्ड होके जाना है। तो आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, नहीं सॉरी एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर, तो टाइम प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब हो गया। तो खेल देख रहे हो, तो टी प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। एक काम करते हैं, एन को हटा देते हैं तो टी और आर का रिलेशन आ जाएगा। तो एन यहां से मिल गया आर की पावर 1/2, इसमें पुट कर देते हैं, तो टी प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2, और लिखूं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब तो ज्ञान चक्षु खुल गए होंगे, यार ये तो नई चीज आ गई, टी और आर का रिलेशन ये बिल्कुल वही है जो कैपलर लॉ का रिलेशन था, ठीक है ना। तो एक नया फंडा आपके सामने आया, नया सवाल आपके सामने आया कि आर का बारे में डाटा दे रखा हो और टी के बारे में दे रखा हो, टी के बारे में पूछा गया हो, तो कुछ ना करो कैपलर लॉ लगा लो, नमस्ते करो और चलो। तो अब मेरे ख्याल से हम लोग इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो T1/T2 R1/R2 होल टू द पावर 3/2, R1 और R2 का रेशियो हो गया R और 4R, दैट मीन्स 1/4 होल टू द पावर 3/2। ओके, 4 हो गया 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्यूब बचेगा तो 1/8। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट। समझ आ गया। तो ये मजेदार प्रॉब्लम था। अब दूसरे पर आते हैं, इसमें हमें रिकॉइल मोमेंटम निकालना है। तो मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम और मोमेंटम ऑफ फोटोन बराबर हो, फोटोन पूछ नहीं रहा तो क्यों काम में ज्ञान देना उसको। तो हाइड्रोजन एटम का मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया mv, ठीक है ना। अब mv, अब m ले v ले तो इतने में तो पागल हो जाएंगे, बेस्ट है फोटोन के बराबर ले लेते हैं। फोटोन का मोमेंटम हो गया h बाय लैम्डा, देखते जाना बेटा। 1 बाय लैम्डा की वैल्यू डाल देते हैं r z स्क्वायर, ठीक है ना, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अभी पूरी गणित चल रही है कैलकुलेशन की, टाइमर को मैं थोड़ा इधर खसका दे रहा हूं, जाओ। ओके, तो यहां से हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू आ गई, मैं सिर्फ इतना ले रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान से देखना। एच आर जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू हाइड्रोजन एटम में तो 1 हो जाएगी, तो बचेगा हमारे पास एच आर। ओके, कहां से कहां ट्रांजिशन हो रहा था, तो ये ट्रांजिशन चल रहा था 4 से 1 में, तो इधर आ गया 1 माइनस 1/16, तो रिजल्टेंट बचा 15/16, तो 15/16 एच आर, राइट। अब हमें आंसर चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी। अब आप सोच रहे हो सी क्या है, बताता हूं, 2 मिनट का पेशेंस रखो, अभी पता चल जाएगा। मैं ऊपर नीचे सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहा हूं, और आप कहोगे अरे सर ये तो खेल कर दिया, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट था क्या यहाँ पे, जी हाँ। तो सी से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, आर एच सी, और मैंने अभी बताया था इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ 1 रेड बल्ब, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका वैल्यू होता है। तो रिजल्ट आ गया 15/16 इंटू 13.6, देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी। तो कोई भी सवाल मुश्किल नहीं है, पर नए हैं, इसलिए एग्जाम में इनको देख करके स्टूडेंट फंसेंगे, आप ना फंसो, इसलिए क्रैश कोर्स है। सिंप्लीफाई करते हैं, 15/16 ऑफ 13.6, मनी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इमोशनल नहीं होना, ये चीज 13.6 से थोड़ी सी कम होगी, तो 13.6 से थोड़ा सा कम चाहिए, वो तो डी तो होना नहीं, सी होना नहीं, ये बहुत कम हो गया, तो एक ही ऑप्शन ए करेक्ट, सही है। चले अब आगे, तो मेरे ख्याल से 2 नए सवाल फिर से आपको समझ आ गए होंगे।
अब ये प्रॉब्लम पेटेंटेड प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम फिर से मैंने शायद फेज 1 में भी कराया हो और टेस्ट में भी रखा हो जरूर इसको, क्योंकि ये ओरिजिनली IIT JEE का प्रॉब्लम है और हीलियम के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी हमें पता करनी है। तो एक बार आप ट्राई करो, आपको प्रॉब्लम में टाइम दे रहा हूं मैं 1 मिनट, करो। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी दे रखी है, वैसे 1 मिनट बहुत ज्यादा दे दिया, आई थिंक जिसको पता है और देखा भी हुआ होना चाहिए तो 30 सेकंड बहुत है, इनफ है, करो फिर भी आप। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हमें दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने हैं हीलियम से, तो टोटल कितनी एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है ना। छोटा सा हिंट है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी उसने दे रखी है, दूसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरा मतलब अब तो सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा, उसे निकालने की एनर्जी बता दूं क्या, 13.6 Z²/n², खेल खत्म, Z की वैल्यू डालो। तो यार मैं इसको रोक रहा हूं, इससे ज्यादा देर नहीं दे सकता मैं इसमें, अच्छा नहीं लग रहा, रुको। तो अब क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, उसे निकालने की एनर्जी होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n²। ये ध्यान रखना, पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे उसके लिए अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं था, हमारे पास सिर्फ फॉर्मूला तब के लिए जब सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा हुआ हो, ठीक है ना। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन बचे के लिए ये फॉर्मूला लगेगा बोर वाला, ठीक। तो 13.6 Z की जगह 4 आ गया, N की जगह 1 आ गया, तो ये बन गया 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर, हमें टोटल एनर्जी चाहिए दोनों को निकालने की, तो पहले को निकालने की एनर्जी होगी 24.6 और दूसरे को निकालने की एनर्जी होगी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। यहां से ये रिजल्ट आप ऐड करोगे तो 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं हम। अच्छा, अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास, मैं इसको गायब करता हूं टाइमर को, ये हमारी आ गई न्यूक्लियर वाली थोड़ी सी थ्योरी। तो एक बार बेसिक रिवीजन कर लेते हैं। तो न्यूक्लियर रेडियस, न्यूक्लियर वॉल्यूम, न्यूक्लियर डेंसिटी, ये सेम वही फेज 1 वाला उठाया हुआ है। तो न्यूक्लियर रेडियस मास नंबर की बार 1/3 के प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम मास नंबर के प्रोपोर्शनल होता है, डेंसिटी न्यूक्लियस की कांस्टेंट होती है 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। अब जैसे अगर आपको इसका एल्यूमिनियम का न्यूक्लियर रेडियस निकालना है, आपने मास नंबर लिया R = R0 A की पावर 1/3 डाला, आपके पास रेडियस की सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी। तो इस पे कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखो न्यूक्लियस के अंदर है क्या क्या, एक तो ये हो गया न्यूक्लियर रेडियस का, छोटा सा कंसेप्ट आपका वो आ जाता है न्यूक्लियर फोर्सेस का, शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं उनकी प्रॉपर्टी, वो भी मैंने डिटेल में पढ़ाई हुई है इसलिए दोबारा नहीं रखी है। फिर आ जाता है बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर न्यूमेरिकल, वो मिलेगा ही आपको इस फेज 2 के अंदर। फिर क्या आ जाता है क्यू वैल्यू का न्यूमेरिकल, फिर वो न्यूक्लियर रिएक्टर के न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना, और रेडियो एक्टिविटी, यही पूरा न्यूक्लियाई के अंदर हमारा पूरा का पूरा खेल भरा पड़ा है। तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं, किसी की भी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है, आप उसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ब्रेक कर दो, मास डिफेक्ट कैलकुलेट करो, मास डिफेक्ट हो गया इसका मास, प्रोडक्ट का मास माइनस रिएक्टेंट का मास, ये डेल्टा एम की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब डेल्टा एम की वैल्यू को 931 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा कहना है 931 से मत करो, 1000 से कर लो, अप्रोक्सीमेशन में आंसर निकाल लो, जुगाड़ लग जाएगा, एग्जाम में कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप 1000 ले लेना, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से हमें स्टेबिलिटी पता चलती है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी कर्व में आयरन की होती है, फिर 210 के आगे जाते ही बाइंडिंग एनर्जी कर्व में काफी ज्यादा डिक्रीज आ जाता है। तो यहाँ के एलिमेंट जनरली रेडियो एक्टिव होते हैं। इधर से जब इधर जाता है तो हम कहते हैं फ्यूजन हो रहा है, और जब इधर से इधर कन्वर्ट होता है, यानी छोटे न्यूक्लियाई बड़े न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट होते हैं, तो हम बोलते हैं, सॉरी, छोटे न्यूक्लियाई बड़े न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो हम बोलते हैं फ्यूजन हो रहा है, बड़ा न्यूक्लियाई छोटे न्यूक्लियाई के अंदर जाता है तो हम बोलते हैं फिजन हो रहा है। दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी तब निकलती है जब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो और रिएक्टेंट कम स्टेबल हो। तो इस पे भी आपको इसमें न्यूमेरिकल मिलेगा। चलते हैं आगे। अब किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीजें कंजर्व होती है, चार्ज कंजर्व होता है, मास नहीं कंजर्व होता, मास नंबर कंजर्व होता है, सारी चीजें डिटेल से मैंने बताई हुई है, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, एनर्जी नहीं टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर अगर आप क्यू वैल्यू निकालना चाहते हो, 3 मेथड होते हैं। पहला हो गया हमारा मास डिफेक्ट, तो हमने दोनों साइड के मास का डिफरेंस लिया, डेल्टा एम आया, अगेन 931 की जगह 1000 से कर लो, कैलकुलेशन आसान मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी मेथड, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर लो तो भी हमें क्यू वैल्यू मिल जाएगी। इससे जनरली अल्फा जो डिके होता था ना, उसके न्यूमेरिकल थे, वो मैंने वहां कराए हुए थे फेज 1 में। सिमिलरली मेथड 3 है, बाइंडिंग एनर्जी और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो तो आपको फिर से क्यू वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। अब
ये कुछ अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके की प्रॉपर्टीज हैं। अल्फा डिके में एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है, मास नंबर 4 से कम होता है। बीटा डिके में एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, मास नंबर सेम रहता है। गामा में कोई चेंज नहीं होता। गामा डिके हमेशा तब होता है जब अल्फा बीटा डिके अकर कर चुका हो, ठीक है ना। तो ये जनरली हो गया हमारा पूरा प्रॉपर्टीज का चार्ट हो गया। मेरे को इंटरेस्ट नहीं है कि एक एक प्रॉपर्टी हम वापस से डिटेल से डिस्कस करें, तो ये आप आराम से पढ़ सकते हो। ओके, अब रेडियो एक्टिविटी के अंदर जब हम चलते हैं तो डिसइंटीग्रेशन लॉ जो होता है उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो होते हैं वो एक्सपोनेंशियली डिके करते हैं, टाइम के साथ साथ एक्सपोनेंशियली खत्म होते हैं। तो अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो ग्राफ इस तरीके से मिलेगा, n वर्सेस t का। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकालने का जनरली हमारे पास ये फॉर्मूला होता है n0/2n, जहाँ n को बोलते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ, जो कि गिवन टाइम बाय t हाफ होता है। इस पे आपको खूब न्यूमेरिकल मिलेंगे, ठीक। अगर हमें पता करना हो एक पॉइंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन से दूसरे परसेंटेज डिसइंटीग्रेशन का टाइम, तो हम इस टाइम वाली एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं दोनों तरफ लॉग लेकर के, तो ये रिजल्ट आता है। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि मैं लैम्डा नहीं लेता, इसको मैं ले लेता हूँ log 2 की बेस e डिवाइडेड बाय t हाफ। तो नीचे जो 0.693 होता है ना, उसको आप लिख लो log 2 की बेस e डिवाइडेड बाय t हाफ, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो ये जनरली एक पॉइंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन से दूसरे पॉइंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का टाइम डिफरेंस होता है। तो t2 माइनस t1 करोगे तो 2.3 बाय लैम्डा log n1 बाय n2 आ जाएगा। मेरा मेन खेल वो शुरू हो जाओ। आपको दो प्रॉब्लम मिल रहे हैं और दोनों आसान है, तो आई थिंक मैं इसमें आपको 30 सेकंड ही दे रहा हूं, तो शुरू हो जाओ। तो n न्यूक्लियर पार्टिकल आर प्रेजेंट इन रेडियस r, द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल प्रेजेंट न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन रेडियस 2r। तो n पार्टिकल प्रेजेंट है रेडियस r में, 2r में कितने होंगे वो हमें निकालना है। बहुत सिंपल है, करो फटाफट से। तो आज आपको ऐसा दो सवाल मिले, एक वो टाइम वाला कैपलर लॉ वाला, वो तो मतलब यूनिक ही था अपने आप में। दूसरे में आपको बताना है न्यूक्लियर डेंसिटी आयरन की कितनी होगी, ठीक है ना। तो दोनों ही प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सिंपल है, तो मैं इसको रोक रहा हूं। अब कैसे इसको करेंगे, तो न्यूक्लियर पार्टिकल चारों तरफ स्फेरिकल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो n इज प्रोपोर्शनल टू r3, ठीक है ना। न्यूक्लियर वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r3। दूसरे में हमें नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं 2r रेडियस में, तो ये हो गया 8r3। तो n डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई 8n। तो बहुत सिंपल सा था, ऑप्शन सी करेक्ट। न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट होती है, आयरन की पूछे, लोहे की पूछे, टीन की पूछे, किसी की भी पूछे, ठीक है ना, तो वो 10 के पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ही होती है, कुछ सोचना नहीं है, सिंपल। तो 30 सेकंड के अंदर बिल्कुल आप इनको आराम से कर सकते थे। नेक्स्ट, फिर से हमारे सामने दो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है। अगेन आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें 30 सेकंड मिल रहे हैं। मास नंबर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, तो एटॉमिक न्यूक्लियस का मास नंबर, ठीक है ना, आपको पता करना है। कैन बी ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर से कंपेयर करना है बेसिकली, हो जाना चाहिए आपका भी। दूसरे में न्यूक्लियर रिएक्शन में बताना है कि क्या चीजें कंजर्व होती हैं। तो आई थिंक मैं इसको रोक रहा हूं। तो दो मास नंबर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, तो मास नंबर की वैल्यू, ठीक है ना, वो एटॉमिक नंबर के बराबर होती है, छोटी होती है, ज्यादा होती है, क्या होती है। तो मास नंबर की वैल्यू जो होती है वो बराबर भी हो सकती है और वो ज्यादा भी, जैसे 1h1, ठीक है ना, तो मास नंबर 1 हो गया, तो 1 और 1 एटॉमिक नंबर के बराबर आ रहा है। बट वहीं ड्यूटेरॉन का देखोगे या ट्रिटियम का देखोगे 1h2 हो गया। इसी तरह 1123, तो उसमें क्या हो गया, मास नंबर ज्यादा हो गया, एटॉमिक नंबर कम हो गया। तो मास नंबर can be sometimes equal and sometimes greater than the atomic number, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो दूसरे प्रॉब्लम पर आते हैं। इसमें हमें पता करना है कौन सी चीजें कंजर्व है। मास एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व्ड। तो क्या न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर मास और मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं? नहीं, मास कंजर्व नहीं होता। एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व। अब यहाँ आपको डाउट हो सकता है क्योंकि मैंने बोला था टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, यहाँ सिर्फ एनर्जी लिखा है। तो जब तक टोटल एनर्जी ना लिखा हो तब तक, क्योंकि टोटल एनर्जी हर जगह कंजर्व होती है, वो चाहे आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ। तो एनर्जी एंड मोमेंटम नहीं, दोनों नहीं करना, क्योंकि एनर्जी यहाँ लॉस होती है और वही लॉस इन एनर्जी क्यू वैल्यू कहलाता है, ठीक है ना। तो एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व, नहीं एनर्जी नहीं। अगर टोटल एनर्जी लिखा होता ना तो हम जरूर इसको टिक करते हैं, ये ऑप्शन गलत हो गया। चार्ज एंड मोमेंटम, तो ये ऑप्शन ठीक है। एनर्जी एंड चार्ज बोथ आर कंजर्व्ड, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट आते हैं, तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ऐसे प्रॉब्लम में कंफ्यूज नहीं होना आपको। अब फिर से आपके सामने दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, बट छोटे छोटे इतने छोटे भी नहीं है, दूसरे में आपको टाइम लग सकता है, तो मैं पूरा 1 मिनट दे रहा हूं। शुरू हो जाओ। पहला तो कंसेप्चुअल है, तो आपका आई थिंक 15-20 सेकंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए। दूसरे में आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल के अंदर, कैलकुलेशन के अंदर दिमाग लगाना है, ठीक है ना, जल्दी करना।
ये बोल रहा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम 7 इज 37.69 एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम 4 इज इतना। तो हमें पता करना है कौन स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। दूसरे में मासेस दे रखे हैं और हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालनी है बेरिलियम की, ठीक है ना। हीलियम की मैंने आपको फेज 1 में कराई थी, इस बार मैंने बेरिलियम यूज कर लिया है, ठीक है ना, ताकि आपको कैलकुलेशन करके दिखा सकूं कैसे होती है एग्जाम में। वैसे आप इन दोनों मिला के 1 मिनट 15 सेकंड भी ले सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने में जनरली टाइम पता नहीं चलता, लग जाता है इजीली, तो इतना डरने की जरूरत नहीं हमारा 40 सेकंड में नहीं, और कर लो आराम से। इतना भी टाइम बचा करके हम क्या करेंगे, 1-1.25 मिनट ले सकते हो आप इस प्रॉब्लम में, बट मैं नहीं ले सकता, मैं इसको रोक रहा हूं, ठीक है। आ जाओ। तो बाइंडिंग एनर्जी से स्टेबिलिटी नहीं पता चलती, पर न्यूक्लियॉन से पता चलती है। तो लिथियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगर हम देखेंगे तो ये हो गई 37.69 डिवाइडेड बाय 7, तो 5 पॉइंट समथिंग MeV। और वहीं हीलियम 4 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन देखेंगे तो ये हो गई हमारे पास 27.26 डिवाइडेड बाय 4, तो तकरीबन 4 7 या 28 यानी नियरली इक्वल्स टू 7। तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा वो स्टेबिलिटी में ज्यादा आगे होगा। तो बेरिलियम हीलियम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, इसलिए इनका 15-20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। अब दूसरा प्रॉब्लम वो ये कह रहा है कि मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है, न्यूट्रॉन दे रखा है, और गंदे मासेस नहीं दे रखे, ठीक दे रखे हैं, और मास ऑफ न्यूक्लियाई दे रखा है। तो हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। सबसे पहले इसको पकड़ो और तोड़ दो। तो 4 बेरिलियम 9 को हमने ब्रेक किया, कितने प्रोटॉन्स, 4 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन, ठीक है ना। अब हम इसका डेल्टा एम निकालते हैं। तो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन 1.008 प्लस 5 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.009 माइनस मास ऑफ बेरिलियम 9.012, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट हो गया 32 आ गया। तो 32 मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 1.032 4.032 प्लस 5 पॉइंट कितना हो गया ये 0 5 9 या 45 45। इसमें से हमें इसे माइनस करना है, तो पहले से ऐड अप कर लेते हैं। 5 2 7 4 3 7 0 और 9, तो 9.077 में 9.012 माइनस कर लेते हैं। तो 9.077 9.012 माइनस किया, ठीक है ना, और ये रिजल्ट आ गया 5, 7 में से 1 गया 6, ठीक है ना। तो 0.065 दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एम एंड विच इज इन ऑब्वियसली AMU। अब आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, तो बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है या पर न्यूक्लियॉन निकालना है वो देख लूं मैं एक बार। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालनी है, तो पहले बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए आप क्या करोगे 931 से मल्टीप्लाई, जिंदगी खराब हो जाएगी। तो हम इसे 1000 से कर लेते हैं, तो नियरली 65 आ गया, पर ये तो बाइंडिंग एनर्जी आ गई। पर न्यूक्लियॉन निकालने के लिए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड करना पड़ेगा या नहीं 9, तो एक्चुअली में आंसर 65 से ऊपर थोड़ा सा कम होगा, ठीक है ना, पर हम मैनेज कर लेंगे समाउ, ठीक है ना। इतना भी हमें ये रिस्ट्रिक्ट नहीं होना कि नहीं यार इतना आ गया तो हम कैसे करें, तो 65 से थोड़ा सा कम ले लेंगे, तो रिजल्ट जो आएगा वो थोड़ा सा कम आएगा। ओके, तो 9 तकरीबन कितना आ जाएगा, 60 के आसपास आ जाएगा। आप चाहिए तो 9 से मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो। तो 9 से मल्टीप्लाई आप इसको करोगे, 9 5 45, 9 6 54, हाँ वही 62 समथिंग कुछ 60 से लेकर 65 के बीच का एक वैल्यू आएगा। तो अब हम अगर इसको डिवाइड करें तो 9 7 या 63 होता है, तो तकरीबन 7 MeV के आसपास का इसका आंसर होना चाहिए। अब 7 में ये तो नहीं है, पहले रिजेक्ट करो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑब्वियसली यही टिक रहा है, टिक मारो, नमस्ते करो और चल दो। तो बिना कैलकुलेशन को लेंदी किए ऐसे आप सवाल कर सकते। और वहीं अगर आप 931 से मल्टीप्लाई करते आपकी जिंदगी खराब हो जाती, लगे पड़े रहते हैं। चलते आगे, ये आपके 2 प्रॉब्लम है और आई थिंक इसमें आपको 1 मिनट का टाइम बहुत है, तो आप 1 मिनट के अंदर इन दोनों प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करो। पहला आपका बाइंडिंग एनर्जी कर्व के ऊपर बेस्ड है और दूसरा आपका Q वैल्यू के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है, फटाफट से अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट प्रॉब्लम बता रहा है वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एंड मास नंबर इज शोन इन द फिगर कर्व। If 2 light nuclei fuse together, then E/A shall be, ठीक है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ेगा, कम होगा या क्या होगा, तो ये बेसिक कंसेप्चुअल हो गया। तो आई थिंक टिक कर सकते हो आप इसको डायरेक्ट। और दूसरे में आपको दे रखी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दे रखी है लिथियम और हीलियम की, और आपको कैलकुलेट करना है एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन, दैट मींस Q वैल्यू। एनर्जी ऑफ प्रोटॉन मस्ट बी, प्रोटॉन कितनी एनर्जी लेकर जाएगा इस पे बम्बार्ड होने के लिए, यानी वही इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम इसको देंगे ये Q वैल्यू, ठीक है ना। तो देखते हैं, करो आप। तो
आपका टाइम अप हो रहा है। तो जनरली आप ये ऑब्जर्व कर रहे होगे कि ये तो ठीक है ऐसे हो जा रहे हैं, बट इस तरीके के कैलकुलेटिव वाले प्रॉब्लम जो है ना ये नहीं हो पा रहे 40 सेकंड के अंदर या 30 सेकंड के अंदर, होंगे भी नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। करने की अगर हम कोशिश करेंगे ना तो उल्टा कुलाड़ी पे माउंदे मारेंगे। तो मेरा सजेशन है, आपके सामने अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, और कैसे पहचान आपको है बाइंडिंग एनर्जी वाले, क्यू वैल्यू वाले, तो इनमें कैलकुलेशन होती है। इंस्टेड ऑफ वो आप 30 सेकंड का टाइम मार्जिन सेट करो, आप ऐसे प्रॉब्लम को 1 से 1.5 मिनट का टाइम लेके कर सकते हो, क्योंकि हमने बाकी प्रॉब्लम में अपना टाइम बहुत ज़्यादा बचा लिया है। ये फायदा है, इसलिए हम बचा रहे हैं। ये नहीं कि हम टाइम बचाते चले जाएंगे और वहाँ बैठ के खाली हो जाएंगे और फिर हम वहाँ पे चाय नाश्ता करना शुरू कर देंगे एग्जाम में, ऐसा नहीं है। हम टाइम इसलिए बचा रहे हैं ताकि इस कम टाइम को हम आगे बड़े सवालों में मैनेज कर ले जाएं। नहीं तो क्या होगा, अगर हम प्रेशर में आ गए और हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम बढ़ गया एग्जाम में, तो ऐसे सवाल जो हमें पता है हमें आते हैं बट फिर भी कैलकुलेशन की वजह से हमारे गलत हो जाएंगे। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा टाइम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम के अंदर। अब ये सवाल क्या कह रहा है, 2 लाइट न्यूक्लियाई, तो लाइट न्यूक्लियाई यहाँ पर होंगे, इनको फ्यूज करा के एक हैवी न्यूक्लियाई बनाया, तो ये रिएक्शन तभी फीजिबल होगी जब इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से ज्यादा हो। देन E/A shall be increases and energy is released, decreases and energy is released, decreases and energy is absorbed, increases and energy। तो ये भाई ये चीज ज्यादा है और इधर वाली चीज कम है, तो इसमें एनर्जी तो ऑब्वियसली रिलीज होगी और E/A का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीजेस एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, ऑप्शन ए करेक्ट। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है इन दोनों की, तो पहले हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करके, तो 7 से इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 0, 7 6 42 और 5 35, तो ये आ गया 39.20 MeV, ठीक है ना। इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी लिख लेते हैं टोटल हम He की, तो He के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 24, तो इधर आ गया 24 और 4 7 28, तो 28.24 MeV। ओके, अब हमें इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू यानी इनिशिएट करने के लिए प्रोटॉन को जो एनर्जी दी जानी है वो निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, ये माइनस ये, तो क्यू वैल्यू बोल लो या एनर्जी गिवन टू प्रोटॉन बोल लो, ये हो गया ट्वाइस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस 28.24, ठीक है ना, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम विच इज 39.20। तो आई थिंक इतनी ज्यादा वैल्यूज आसपास नहीं है, तो ये 0.24 और 0.20 को हम खा सकते हैं, तो ये हो गया 56 माइनस 39, अपना काम चल जाएगा, ठीक है ना। ये सब स्किल्स होते हैं, ठीक है ना, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने परफेक्ट हो। अब यही वैल्यू बहुत आसपास के होते तो मैं ये गलती नहीं करता, फिर मेरे को एक्यूरेट वैल्यू चाहिए होते, पर मैंने देख लिया यार मेरे ऑप्शन दूर दूर है, मेरा काम चल जाएगा अप्रोक्सीमेशन से, तो इस तरीके से करके मैंने कैलकुलेशन मैनेज कर ली। तो 16 9, तो ये हमारे पास आ गया 9 5 14 9 7 16 7, और इधर बचा हमारे पास 4 17, तो नियरली 17 MeV। अब 17 के अड़ोस पड़ोस का आंसर देख लो, एक ही टकरा रहा है, हो गया ना सही। ऐसे प्रॉब्लम करते हैं, ये नहीं कि लगे बड़े हैं और हम 0.24 के साथ भी अपने हम भिड़ रहे हैं वहां पे, नहीं, आपको एग्जाम में बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा, ऐसे करके कैलकुलेशन मैनेज करेंगे तब हमारे प्रॉब्लम गिवन टाइम लिमिट में कंप्लीट होंगे। तो अब क्या करना है, सीख ये मिल गई कि जब आप प्रैक्टिस शीट से प्रॉब्लम सॉल्व करोगे या जो मैं टेस्ट में प्रॉब्लम दे रहा हूं वो प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, तो इन प्रॉब्लम के अंदर खास तौर पे आपने कैलकुलेशन को मैनेज करने का हुनर लाना है, ठीक है ना। ऑप्शंस देखते हुए कि यार बिल्कुल अगर अड़ोस पड़ोस के आंसर है तो हम अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाएंगे, और अगर दूर दूर है तो हम अप्रोक्सीमेशन से काम चला लेंगे। बाइंडिंग एनर्जी निकालते वक्त हम 931 से काम नहीं चलाते, हम 1000 ले लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। ऐसे करके आपने मैनेज करना है। चलते हैं आगे, और फिर आपके सामने 2 प्रॉब्लम है, दोनों थ्योरेटिकल हैं। आई थिंक मैं इनमें आपको सिर्फ 30 सेकंड दे रहा हूं, शुरू हो जाओ। इफ मास ऑफ फिजनेबल मटेरियल इज लेस देन क्रिटिकल मास, तो अगर क्रिटिकल मास से कम होता है, ये आपका यूरेनियम रिएक्टर का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपको ये प्रॉब्लम आ जाएगा, और आपको थ्योरी आप एनसीईआरटी पढ़ लो या कहीं से पढ़ लो, बात तो एक ही है। यूरेनियम रिएक्टर ये थोड़ा ना एनसीईआरटी में कुछ और बता देगा और किसी और जगह पढ़ोगे तो कुछ और बता देगा, तो सेम ही है। और दूसरे में न्यूक्लियर फिजन में हमें बताना है कि क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल सा ही है, तो मैं इसको रोक ही रहा हूँ, इतनी देर में तो आ गया होगा आंसर। तो अगर फिजनेबल मटेरियल का मास कम हो क्रिटिकल मास से, तो न्यूक्लियर रिएक्शन आगे अकर नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ तब अकर करती है जब उसका मास क्रिटिकल मास के बराबर हो। बराबर होने पर कंट्रोल चेन रिएक्शन बोलते हैं, ज्यादा हो जाने पर अनकंट्रोल्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो फिजन एंड चेन रिएक्शन बोथ आर पॉसिबल, नॉट पॉसिबल कहाँ गया ऑप्शन, बोथ आर इम्पॉसिबल, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, तो
नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन, अब न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस में क्या होता है? फ्यूजन में तो हमने समझ लिया, छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन करके बड़ा न्यूक्लियाई दे देते हैं। फिजन में क्या होता है? बड़ा न्यूक्लियाई ब्रेक होता है छोटे न्यूक्लियाई में और एनर्जी रिलीज होती है। तो ओनली हैवी न्यूक्लियस ब्रेक इनटू लाइट न्यूक्लियाई। फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई ये नहीं होता, फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई ये भी नहीं होता, फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई ये भी। तो एक ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो ये आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अच्छा, अगेन फिर से कैलकुलेटिव है, तो आपको एग्जाम के लिए चेक पॉइंट रखना है। यूरेनियम रिएक्टर के अंदर जब हम नंबर ऑफ फिजनेबल पार्टिकल पर यूनिट टाइम या पर सेकंड या पर आवर निकालते हैं तो कैलकुलेशन में टाइम लगता है। इतना नहीं लगता, 1 मिनट का टाइम पकड़ के चलो। तो अगेन ऐसे प्रॉब्लम के लिए कैलकुलेशन के लिए हमें टाइम मैनेज करना पड़ेगा। 30-45 सेकंड में नहीं करना, नहीं तो गलत करोगे कैलकुलेशन, ठीक है ना। आराम से 1 मिनट का टाइम आप लेके चलो। तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सवाल लगाओ। चीजें ध्यान से देखते हुए चलना, बहुत सिली मिस्टेक होती हैं ऐसे प्रॉब्लम्स में, ठीक है ना। मैं जब सॉल्व करूंगा तो बताऊंगा कहां सिली मिस्टेक होती है। तो 200 MeV of energy can be obtained by fission of uranium 235. A reactor is developing power at the rate of 1000 kilowatt. Find the number of nuclei undergoing the fission per second. Fission per second कितने न्यूक्लियाई अंडरगो कर रहे होंगे, हमें वो निकालना है। आराम से करो, गलती नहीं होनी चाहिए। इस टाइप के प्रॉब्लम में एक जगह पर एरर होती है, ठीक है ना। मैं रुक जा रहा हूं, बोल नहीं रहा, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन में आप हड़बड़ाओगे। तो आई थिंक अब आपके आंसर आने शुरू हो गए, मैं इसको रोक रहा हूं। देखो, पहले गलती सुनो, ठीक है ना। कहां पर स्टूडेंट से इसमें मिस्टेक होती है? ये जो वैल्यू देख रहे हो 1000 किलोवाट, तो जब हम पुट करते हैं यूरेनियम रिएक्टर की पावर 1000 किलोवाट, तो 1000 पुट कर देते हैं, किलो भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली में पावर हो गई 1000 into 1000 वाट। तो ये सिली मिस्टेक हो जाती है। तो 10 की पावर 6 वाट ये हो गई टोटल पावर। तो अब पावर का फॉर्मूला लगा लिया, NE/T, ठीक है ना। मिस्टेक मैंने बताई थी, नंबर ऑफ पार्टिकल पर सेकंड निकालने हैं, तो टी की जगह 1 सेकंड ही आना है। तो ये हो गया P/E, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। P हो गया 10 की पावर 6, है ना। तो जिन बच्चों ने 10 की पावर 3 डाला होगा उनसे जरूर मिस्टेक हो रही होगी। वो ये सोच रहे कि यार हमारा ऑप्शन नहीं आ रहा, आ तो रहा है, ये आ तो रहा है, ठीक है ना, बट पावर गड़बड़ आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि आपने यहाँ सिली मिस्टेक करी। 200 मेगा 10 की पावर 6 हो गया, इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो गया। अब सारी चीज़ें कन्वर्ट हो गई, ये यहाँ से उड़ गया, कैलकुलेट करोगे यही आ जाएगा हमारा आंसर। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैंने सॉल्व किया हुआ था, इसलिए मेरे को याद रह गया। 10 की पावर 16, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखो, अब फिर से आपके पास 2 थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है और बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, शुरू हो जाओ। तो पहले प्रॉब्लम में बोल रहा है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय, और दूसरे प्रॉब्लम में पूछ रहा है इन बीटा डिके व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड बाय न्यूक्लियस देन, ठीक है ना। तो बीटा डिके के बारे में दूसरा क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कैसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। टाइमर ये रहा। तो सिंपल है दोनों ही प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से आपको दोनों आ जाने चाहिए। मैं इसको रोक रहा हूं, ठीक है ना। देखो, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है ना, सराउंडिंग कंडीशन का कोई रोल नहीं होता। तो हम रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज करके। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर गलत, इंक्रीजिंग प्रेशर गलत, केमिकल प्रोसेस गलत, बाय नो मेथड, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं बीटा डिके व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड बाय न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन एमिट होने पर एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, मास नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल इन द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई, तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होने का चांस नहीं है। डॉटर न्यूक्लियस हैज 1 प्रोटॉन लेस देन द पेरेंट न्यूक्लियस, तो ज्यादा होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ गया। हैज 1 प्रोटॉन मोर देन द पेरेंट न्यूक्लियस, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है, ठीक है ना। चाहिए तो आप बीटा डिके की रिएक्शन भी लिख सकते हो। ZXA में आपका -1E0 निकला, साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकला, और यहाँ जो Y बना, Y का कन्फिग्रेशन हो गया Z+1 और A। तो आप देख लो, ये हो गया डॉटर न्यूक्लियस, ये हो गया पेरेंट न्यूक्लियस, इसका एटॉमिक नंबर 1 से ज्यादा है। समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट।
अगेन दो थ्योरेटिकल है, ठीक है ना, दोनों छोटे छोटे हैं, आपको इसमें मिल रहे हैं 45 सेकंड। तो शुरू हो जाओ। दोनों ही बिल्कुल आपस में लिंक्ड है, ठीक है ना, दोनों ही पेटेंटेड प्रॉब्लम है। पेटेंटेड इन द सेंस मतलब जनरली बोर्ड लेवल पर भी आप इसको देख सकते हो, आपके कंपटीशन में भी कई दफा आए हुए हैं दोनों प्रॉब्लम, अल्फा और बीटा डीके के ऊपर बेस्ड है। तो फटाफट से इसको अटेम्प्ट करो, 45 सेकंड आपके पास टाइम है। पहले प्रॉब्लम में बोल रहा है इफ आफ्टर एन अल्फा एंड 2 बीटा डिकेस द एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर पर क्या फर्क पड़ेगा, एक अल्फा और 2 बीटा डिके हुए हैं। दूसरे में पूछ रहा है कि थोरियम बिस्मथ में कन्वर्ट होता है तो कितने अल्फा और बीटा पार्टिकल निकलेंगे। दोनों प्रॉब्लम 1 मिनट भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि 45 सेकंड ही बहुत ज्यादा, 1 मिनट में भी काम चल जाएगा, आधा मिनट में आप इसको कर सकते हो। तो आई थिंक आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो 1 मिनट तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको रोक रहा हूं। अब फर्स्ट प्रॉब्लम कह रहे हैं आफ्टर एन अल्फा एंड 2 बीटा डिके, तो ZXA ले लो, डॉटर न्यूक्लियाई को अपने को पता नहीं, अल्फा निकला 2He4, एक अल्फा है 2 बीटा है यानी 2 - 1 E0। अब इधर Y लगा लो। अब चार्ज कंजर्वेशन और मास नंबर कंजर्वेशन से आप इसको सॉल्व कर लो। तो यहां हो गया 2 और यहां हो गया -2, तो इधर तो आ जाएगा हमारे पास Z। मास नंबर चेक करोगे तो ये हो गया 4 और इधर हो गया 0, तो यहां आ जाएगा हमारा ये 4 से बढ़ जाएगा, तो A -4, ठीक है ना। तो मास नंबर 4 से कम हो गया। अब आप चेक कर सकते हो, बैलेंसिंग कर लो पूरी। तो ये तो मास नंबर बैलेंस करोगे, इधर आ गया A, इधर A -4, इधर आ गया 4 और इधर आ गया हमारे पास 0। तो चेक कर लो, लेफ्ट राइट दोनों तरफ बैलेंस्ड है। इस पे आते हैं, तो हमें पता करना है कितने अल्फा और कितने बीटा निकल रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा है, 90 थोरियम, सेम तरीका लिखो, 228 83 बिस्मथ, ठीक है ना, 212 और x अल्फा, अल्फा हो गया फिर से वही 2He4 और y बीटा, बीटा हो गया -1 E0। अब मास नंबर बैलेंस कर लो, तो 228 इक्वल्स टू 212, ठीक है ना, प्लस 4x और इधर हो गया 0। ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ, इधर आ गया हमारे पास 6 और 16/4 इक्वल्स टू x, दैट मीन्स x का वैल्यू हमारे पास आ गया 4। तो 4 अल्फा पार्टिकल निकल गए, ये पता चल गया। बीटा निकालने के लिए आप चार्ज बैलेंस कर लो, तो 90 इक्वल्स टू 83 प्लस 2x, x की जगह आ गया 4 - y, तो ये हमारे पास आ गया इधर 7 8 - y, तो y का वैल्यू आ गया 1। तो बीटा पार्टिकल 1 निकल रहा है, 4 अल्फा निकल रहे हैं, 4 अल्फा 1 बीटा। अब कहाँ गया ऑप्शन हमारा डी करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका ये बेसिक ग्राफिकल क्वेश्चन है और दूसरा वाला अच्छा क्वेश्चन है। तो आई थिंक दोनों मिला के 45 सेकंड आपको दिए मैंने। तो पहले में बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन लॉग ए एंड द टाइम। तो एक्टिविटी का लॉग और टाइम के बीच का जो ग्राफ होगा वो कौन सा ग्राफ होगा, इसमें से आपको बताना है, ठीक है ना। और दूसरे क्वेश्चन में एक मटेरियल है जो अल्फा एमिशन करता है और बीटा भी करता है। अल्फा एमिशन में हाफ लाइफ दे रखा है 1620 एवरेज लाइफ सॉरी, और बीटा में दे रखा है 405। तो टोटल डिके कांस्टेंट निकालना है कितना होगा, ठीक है ना, पर ईयर में। तो फर्स्ट तो आई थिंक बहुत आराम से आ गया होगा। सेकंड आपको तब आएगा जब आपने पढ़ा हुआ होगा, अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो आप सेकंड को हाथ मत लगाना, ये आपका जनरली नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है ना, अगर आप करने की कोशिश करोगे। तो मैं इसको रोक रहा हूं, कैलकुलेशन आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। तो log a वर्सेस t, तो ए एक्टिविटी की इक्वेशन हो गई a0 e की पावर -λt। log a की इक्वेशन लिखोगे तो ये हो जाएगी log a -λt प्लस log a0। तो अब आप समझ गए होगे, ये हो गया y -λx प्लस c, y इक्वल्स टू -mx प्लस c। तो ग्राफ हो गया डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन सी करेक्ट। इस पे आते हैं, तो अगर हमें साइमल्टेनियसली दोनों डिके से ओवरऑल डिके कांस्टेंट निकालना हो तो लैम्डा इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है λ1 प्लस λ2। अब λ1 फर्स्ट वाला यानी अल्फा डिके का हो गया डिके कांस्टेंट, पर हमें उसका एवरेज लाइफ दे रखा है, तो 1/τ1 प्लस 1/τ2, सही है। 1/τ1 हो गया 1/1620, 1/405, 1/405 कॉमन हो गया, ठीक है ना, यहाँ बचा 1/4 प्लस 1, तो दिस थिंग बिकम्स 5/4 इंटू 405, 405 इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 81, तो रिजल्ट आ गया 1/324 ईयर पर ईयर। अब आप ऑप्शन देखो 1/324 पर ईयर ऑप्शन, इसलिए मैंने बोला था कैलकुलेशन इजी है, बट अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आएगा, नहीं पढ़ा हुआ होगा तो आप इस सवाल को नहीं कर पाओगे, बट अच्छा सवाल था। नेक्स्ट, हाँ, ये आ गया आपका कार्बन डेटिंग टेक्निक का। इसमें आपको पता करना है एज ऑफ द फॉसिल बोन निकालनी है, ठीक है ना, और दूसरे में भी आपको कैलकुलेट करना है। हाँ, ये तो अच्छा प्रॉब्लम है, दोनों के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं।
तो 1 मिनट से 1 मिनट 15 सेकंड, इससे ज़्यादा टाइम की इसमें ज़रूरत नहीं है। इतनी में ये दोनों प्रॉब्लम बहुत ईजिली कंप्लीट हो जाएंगे। फर्स्ट वाला तो 30 सेकंड का ही है, इससे ज़्यादा देर का नहीं है। सेकंड वाले में अगेन अगर आपने पढ़ा होगा तो कर पाओगे, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ, अब आपका एग्जाम में छोड़ने का चांस तो 0 हो जाएगा। तो पहले में दे रखा है फॉसिल बोन हैज एक्टिविटी रेशियो 1/16 ऑफ द लिविंग एनिमल बोन। हाफ लाइफ इतना दे रखा है, एज ऑफ फॉसिल बोन निकालना है, ठीक है ना, सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। दूसरे में हमें पता करना है गामा रेडिएशन जब लेड से पास करते हैं तो लेड क्या करता है, गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो पर्टिकुलर डिस्टेंस बाद उसकी इंटेंसिटी रह जाती है 1/8। तो पता करना है इंटेंसिटी हाफ, आधी कितने डिस्टेंस के बाद रहेगी, कितनी थिकनेस के बाद रहेगी, ठीक है ना। तो 1 मिनट तो आपका कंप्लीट हो गया, तो मैं इसको रोक रहा हूं। इसमें हमें दे रखा है 1/16 हो जाती है, तो हम लगा लेते हैं n इक्वल्स टू n0/2 की पावर n, क्योंकि ये n जो है 1/16 यानी 2 के मल्टीपल में, तो ये हो जाएगा 1/16 यानी 2 की पावर 4, 1/2 की पावर n। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास आ गया 4, नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो गया t/t हाफ। तो t/t हाफ की वैल्यू 4 हो गई, तो गिवन टाइम की वैल्यू होगी 4 टाइम्स t हाफ यानी 5730। तो अब इसको आप कैलकुलेट करोगे, 5 4 जा 20 यानी 20,000 से थोड़ा सा ज़्यादा, उठा के सीधे 22,920, क्योंकि और कोई ऑप्शन इसके अंदर फिट बैठेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया, सिंपल है। नेक्स्ट आते हैं इंटेंसिटी ऑफ गामा रेडिएशन। तो इंटेंसिटी जब लेड से पास करता है गामा रेडिएशन तो वो जाती है e⁻⁻μx। चीजें समझना, I0 होगी वो इंटेंसिटी जिससे लेड के अंदर वो एंटर कर रहा है, I x डिस्टेंस के बाद की इंटेंसिटी, म्यू कहलाता है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो ये होता है लेड के अंदर इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ये बहुत पहले एम्स वगैरह में इस तरीके के सवाल आते थे, तो खैर पर मैंने इसलिए इसको यहाँ पर रखा है कि बाई चांस अगर उन्होंने इस पे उठा करके पूछ लिया आपसे प्रॉब्लम, तो आप जनरली ये चीज़ बहुत कम पढ़ते हो तो हो सकता है आपको छोड़ना पड़े, तो इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ ताकि एग्जाम टाइम में आप प्रिपेयर होके जाओ। तो इंटेंसिटी 1/8 रह जा रही है 36 मिलीमीटर के बाद। तो इक्वेशन बन गई e⁻μ × 36 फर्स्ट। अब इंटेंसिटी हाफ कितनी थिकनेस बात रह जाएगी, तो हाफ इंटेंसिटी कर दी, e⁻⁻μ हमें नहीं पता कितनी थिकनेस चाहिए, ठीक है ना। अब क्या करें, कैसे करें, क्या दोनों तरफ लॉग ले, नहीं बिल्कुल मत करो। आपको x निकालना है, वो तभी निकलेगा जब e को e से कंपेयर करोगे। तो एक काम करो, इधर 1/8 इधर भी 1/8 बना लो। कैसे बना लो, क्यूब करके। तो आप पावर 3 और इधर 3 आ गया, सही है ना। ये इसकी टेक्निक होती है, एक्सपोनेंट से बढ़ना नहीं है, वैसे ऐसे काम चला के निकलना है। अब दोनों e को आप इक्वेट कर लो, तो e⁻−36μ e⁻−3μx, तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया 12 मिलीमीटर। तो 12 मिलीमीटर थिकनेस के बाद उसकी इंटेंसिटी आधी रह जाएगी, तो ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। ओके, ये हमें दे रखा है एट एनी इंस्टेंट व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द सब्सटेंस। ये अच्छा सवाल है। इस तरीके का सवाल हम लोगों ने फेज 1 में भी देखा था। दो डिफरेंट बात चल रही है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है दो अलग अलग न्यूक्लियाई का। तो आप इसको 1 मिनट के अंदर करके दिखाओ। तो 1 मिनट का टाइम आपको इस प्रॉब्लम के लिए। और ये 2 वाला जो है ना, ये जनरली आजकल पूछा भी जा रहा है। लास्ट ईयर तो नहीं पूछा था इसमें से कुछ, बट उससे पहले इसने पूछा था, ठीक है ना। तो आप इसको करके जाओ जरूर। तो एट एनी इंस्टेंट रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 2:1, हाफ लाइफ 12 hour or 16 hour, then after 2 days what will be the ratio of the substance। तो 2 दिन के बाद रेशियो ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करना है। इनिशियल रेशियो हमें 2:1 दे रखा है। इक्वेशन वही लगेगी n0/2 की पावर n, उसी से आप इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ सही से पुट करना है, गलत नहीं करना। तो मैं इसको रोक रहा हूं, इतना टाइम बहुत है। तो किसी इंस्टेंट, तो वो इंस्टेंट हम t=0 का ले लेते हैं। तो एट t=0 x और y ये दो न्यूक्लियाई ले लो, दोनों के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का रेशियो n01 या n0x/n0y का रेशियो हमें दे रखा है 2:1। अब एक की हाफ लाइफ दे रखी है 12 आवर और एक की दे रखी है 16 आवर। तो टी हाफ इसका 12 आवर और इसका 16 आवर दे रखा है। हमें टाइम दे रखा है 2 डेज का, ठीक है ना। ये आवर में चल रहा है और वो दिन में चल रहा है। तो एक दिन में 24 घंटे, 2 दिन में हो गया 48 घंटे। तो टाइम हो गया 2 डेज
तो यानी ये हो गया 48 आर, सिमिलरली इसके लिए भी 48 आर। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लेते हैं ए की, गिवन टाइम बाय टी हाफ, तो 48 डिवाइडेड बाय 12, 4 आ गया। नंबर ऑफ हाफ लाइफ ऑफ बी निकाल लेते हैं, 48 बाय 16, तो 3 आ गया, ठीक है ना। अब हमें बता करना है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सब्सटेंस आफ्टर 2 डेज, तो नंबर ऑफ सब्सटेंस का रेशियो निकालना है, यानी एन का रेशियो निकालना है 2 दिन के बाद, मतलब 2 दिन का टाइम आपने नहीं लेना, इसने लेना है। तो nx बाय ny रेशियो हो गया n0x बाय n0y और 2 की पावर nb बाय 2 की पावर na। समझ आ गया होगा आई थिंक ये। n0x बाय n0y 2:1 हो गया, 2 की पावर nb तो 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर na तो 2 की पावर 4 हो गया, ये नीचे 2 बचा, आंसर 1:1 आ गया। चलो भाई, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो गया। तो देखिए 1 मिनट का टाइम जनरली लग जाता है, तो ये आप ये मान करके चलो न्यूक्लियर के जितने हमने न्यूमेरिकल देखे वो जनरली 1 से सवा मिनट का टाइम लेते हैं। तो इस चैप्टर के लिए आपने टाइम बचा के रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी, वरना कहीं का कुछ लिख दोगे और कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरी बात आपको समझ आ गई होगी कि कहां आपने टाइम लगाना है, कहां हमने बचाना है। अब हम आ जाते हैं इस प्रॉब्लम पर। ये बोल रहा है द काउंटिंग रेट ऑब्जर्व फ्रॉम द रेट टी 1600 100 द काउंटिंग रेट, ठीक है। आपको इसके लिए पूरा 1 मिनट मिलता है, शुरू हो जाओ। ठीक है, ये भी रेडियो एक्टिविटी के ऊपर ही बेस्ड, इक्वेशन के ऊपर बेस्ड हमारा प्रॉब्लम है, और वही सेम इक्वेशन एन नॉट बाय 2 की पावर n से ही आप इसको करोगे अटेम्प्ट, ठीक है ना। फटाफट से करना। काउंटिंग रेट आपको 6 सेकंड पे कैलकुलेट करना है। मेरे ख्याल से इस बार जल्दी आ गया, कई बच्चों का आंसर जल्दी आ गया, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि ये इतना ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं था, ठीक है ना। तो 2 अलग अलग न्यूक्लियाई वाला होता है, जैसा पिछला था, वो जनरली थोड़ा सा हो जाता है कैलकुलेटिव, उसमें आप 1-1.25 मिनट ले सकते हो, बट ये हो जाता है 1 मिनट के अंदर। तो पर इसमें भी 2 इक्वेशन तो आपको बनानी ही पड़ी है, तो मैं इसको रोक रहा हूं, ठीक है। तो ये बोल रहा है t इज इक्वल टू 0 पर काउंट दे रखे, यानी ओरिजिनल एक्टिविटी दे रखी है 1600 CPS काउंट पर सेकंड, t इज इक्वल टू 8 सेकंड पर एक्टिविटी दे रखी है 100 काउंट पर सेकंड, t इज इक्वल टू 6 सेकंड पर हमें एक्टिविटी का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो यही हमारा मेन प्रॉब्लम है, कितना काउंट पर सेकंड होगा। तो इसके लिए पहले इक्वेशन बना लेते हैं। तो 100 इक्वल्स टू 1600 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, n हो गया गिवन टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, ठीक है ना। तो मैं इसको गिवन अभी n ही लिखा रहने देता हूँ, क्या हाफ लाइफ हमें दे रखा है क्वेश्चन में, नहीं दे रखा, तो हम यहाँ से इक्वेशन बना लेंगे। तो ये इधर से गया, तो 2 की पावर n का वैल्यू बेटा हमारे पास आ गया 2 की पावर 4, तो n की वैल्यू होगी 4। गिवन टाइम हमें पता था विच वॉज 8 सेकेंड, तो इसको ब्रेक करते हैं, तो 8 बाई टी हाफ इक्वल्स टू 4, तो टी हाफ की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 सेकेंड, ठीक है ना। अब हम इसके लिए एक्टिविटी पता कर लेंगे, बहुत सिंपल हो गया। तो इसके लिए एक्टिविटी पता करोगे तो एक्टिविटी का फॉर्मूला a0 बाई 2 की पावर n, a0 हो गया हमारा 1600 बाई 2 की पावर n, गिवन टाइम बाई टी हाफ, गिवन हो गया 6, टी हाफ हमने कैलकुलेट कर लिया 2, तो 3 आ गया। तो 1600 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 विच इज 8, 8 2 जा 16, तो 200 CPS काउंट पर सेकंड, 6 सेकंड के बाद एक्टिविटी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो ये था आपका पूरा का पूरा एटम और न्यूक्लियाई का बिल्कुल एक जबरदस्त सेशन, दोनों को मैंने 1 शॉट के अंदर ही कवर कर दिया। नेक्स्ट अब आपका जो लेक्चर रहेगा वो ऑब्वियसली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली के ऊपर रहेगा, बट आप जैसा जानते हो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने प्रैक्टिस करनी है, और जो ज्ञान की बातें मैंने इसमें सिखाई है, कैसे कैलकुलेशन मैनेज होती है, वो आपको प्रैक्टिस शीट और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन से ग्रिप में ले लेनी है, ठीक है ना। इसमें इंपॉर्टेंट सब कुछ है, इसलिए सिलेक्टिव प्रॉब्लम में नहीं दे रहा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस के लिए जितने ज्यादा प्रॉब्लम मिलेंगे आपका स्कोर उतना अच्छा होगा। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कंसेप्चुअल और एडवांस टेस्ट के सारे प्रॉब्लम आप बच्चों ने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग मिलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली के साथ, तब तक आप प्रैक्टिस करो जम के। थैंक यू सो मच।